हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके मेरे प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज में एसेट्स को और एक्सपेंस को लेकर जितनी सारी एंट्रीज थी उनको मैंने कराया था। और शायद आप भूल गए, मैंने कुछ ये पैसे भी निकाले थे और पैसे और मेरे कहाँ चले गए, यस, कुछ पैसे भी निकाले थे मैंने। और उन पैसों से आपको कुछ समझाने की कोशिश किया था कि सैलरी का मतलब क्या होता है, रेंट का मतलब क्या होता है। जो लोग कहते हैं ना कि हमने रेंट पे किया, सैलरी पे किया, वो गलत वर्ड है। एक्चुअली हम पे क्या करते हैं, कैश पे करते हैं। क्यों पे किया? क्योंकि हमारा एक्सपेंस हो गया। डबल एंट्री सिस्टम आपका, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ मेरे बच्चे। मैंने आपको इसके बाद एक लाइन जो पिछली क्लास में नहीं लिखा था, समझाया था बट लिखा नहीं था, उसको लिख लेना। एसेट का मतलब जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है, हमने बताया था। एक्सपेंस का मतलब जिसका बेनिफिट आप ऑलरेडी ले चुके हैं। इट डज नॉट मैटर, ये लाइन नहीं लिखा था मैंने बट समझाया था, लिख लो इसको। इट डज नॉट मैटर वेदर पेमेंट हैज बीन मेड और नॉट। आपने अगर बेनिफिट ले लिया है तो आपका एक्सपेंस हो चुका है। पेमेंट करे चाहे पेमेंट ना करे फर्क नहीं पड़ता है ना बच्चे। तो ये बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई थी आज मेरे बच्चे। और हाँ, लायबिलिटी में मैंने ऑब्लिगेशन बता दिया था, और भी कुछ बातें आज करने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा क्या। आज मैं आपको कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू को कोशिश करूंगा कि इन तीनों को कवर कर लूं। ये चीज मैंने लास्ट टाइम कहा था कि आप गजनी बन जाओ, अपने हाथ पे लिख लो, सर पे लिख लो। मम्मी पापा पीटेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, तो आपको ध्यान रखना एसेट्स और एक्सपेंस यानी कि वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो, चाहे आप उसको यूज कर चुके हो चाहे करना है। अगर इंक्रीज करेगा तो हम डेबिट करते हैं, डिक्रीज तो क्रेडिट करते हैं। थोड़ा सा पी लेने दो। और मेरे बच्चे, आपका जो कैपिटल है, लायबिलिटी है और रेवेन्यू है, अगर ये इंक्रीज तो आपका क्रेडिट और डिक्रीज तो डेबिट, ठीक है। उसका उल्टा आपका होता है। आइए मैं आपको बताऊं कि कैपिटल लायबिलिटी को लेकर हमारी जर्नल एंट्री क्या चलेगी। मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ें डेबिट में आती हैं हम उसके आगे में डीआर लिखते हैं, है ना। जैसे मान लो आप यहाँ पे एंट्री करते हो वेजेज अकाउंट डेबिटेड। जर्नल एंट्री में कहा था वेजेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो मैंने क्या बताया था कि जो डीआर होगा मतलब कि डेबिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेबिट, है ना। और क्रेडिट के आगे हम क्रेडिट ना लिख के क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं। आपका हमेशा पहले आपका डेबिट वाली बात फिर क्रेडिट वाली बात, ये और ये हमेशा क्या होगा, बराबर रहेगा। और ये मानते हुए कि आप बचपन में खूब सारी पढ़ाई किए हैं, थोड़ा सा फटाफट हम अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ के फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आइए अब मेरे बच्चे, मैं आपसे पूछता हूँ कि जरा बताओ कैपिटल क्या होता है। आपको पता है कैपिटल का मतलब क्या होता है? मेरे बच्चे ध्यान सुनना, मेरा मानना है कि कैपिटल का मीनिंग भी आप नहीं जानते ठीक से। आपका मैं आपको समझाऊं कि कैपिटल का मतलब क्या होता है। और इस मतलब को समझाने के पहले ना, मैं सोचता हूं कि एक बैलेंस शीट जो हम आगे करने वाले हैं, मैं उसके थ्रू आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैपिटल का क्या मतलब होता है। कैपिटल का मतलब, ये बैलेंस शीट किसका है जी? सीओसी का, मतलब कि एक कंपनी का, एक फर्म का। पता है, जब ओनर बिजनेस में आपका पैसा कंट्रीब्यूट करता है, मान लो जैसे कि सीओसी का जो ओनर है बच्चे, वो क्या करता है, बिजनेस में पैसा कंट्रीब्यूट किया। ये लीजिए, सीओसी आज स्टार्ट हुआ है और उसको खूब सारे पैसे की रिक्वायरमेंट है, और वो खूब सारे पैसे ये हैं। ये मान लो कि आपका कितना 5 लाख रुपीज का अमाउंट है, 5 लाख रुपए। मुझे एक बात बताओ, जब ओनर 5 लाख, मान लो 5 लाख रुपए बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है, तो ये जो 5 लाख रुपीज आप देख रहे हो, ये कैपिटल है कि नहीं है? दोबारा सवाल सुनिए, आपको समझना होगा। अगर एंट्री को हम मॉडर्न अप्रोच पे फॉलो कराते हैं, यानी कि आगे लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं, तो 5 वर्ड पे कमांड तो करना ही पड़ेगा। ये कैपिटल क्या होता है? अगर मान लो दिस इज 5 लाख की गड्डी, और ये 5 लाख रुपीज मैं यानी कि ओनर अगर बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता हूं, बिजनेस में लगाता हूं, तो बताओ ये कैपिटल है कि नहीं है? सर ये तो कैपिटल है। ओनर जो भी पैसा कंट्रीब्यूट करता है वो बिजनेस में क्या कैपिटल बोला जाता है। मेरे बच्चे, अगर आप कहते हो कि ये कैपिटल है, तो मैं कहता हूं कि आप गलत जवाब दे रहे हो। आप मंद बुद्धि हो, आपका दिमाग काम नहीं करता, आप सनक गए हो, आप पागल हो गए हो। मैं यही कहना चाहूंगा। सर बेइज्जती ना मेरे बच्चे, बेइज्जती नहीं, सच्चाई बता रहा हूं। अरे ओनर के हाथ में, मेरे हाथ में क्या दिख रहा है? क्या ये क्या है? ये कैश है। अगर मैं 5 लाख कैश बिजनेस में लगाऊंगा तो बिजनेस में क्या जाएगा? कैश जाएगा। पहले ये कैश मेरे पास था, अब ये कैश बिजनेस में चला गया। फिर बच्चे, जो भी अमाउंट ओनर बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है ना,
वो कैपिटल नहीं है, वो क्या है, कैश है। और आपका सीओसी का क्या बढ़ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा। पहले ये कैश मेरा था, अब ये कैश किसका बोला जाएगा जी, फर्म का बोला जाएगा। कितना, 5 लाख रुपए जी। बिजनेस में मेरे बच्चे कैश गया ना कि कैपिटल गया। लेकिन फिर से वही बात, डबल एंट्री सिस्टम। जब बिजनेस में ये कैश आएगा ना, बिजनेस में सीओसी में, तो अकाउंट्स पूछेगा ये 5 लाख कैश कहाँ से आए बताओ। तो फर्म ने कहा कि भैया ये पैसा मुझे मेरे ओनर ने दिया है, ओनर ने दिया है। ये पैसा कहाँ से आया, रीजन बताओ। तो हमें ओनर ने दिया है। मेरे बच्चे, ओनर को ही रिस्पेक्ट देते हुए सीओसी क्या करेगा, उसको लिखेगा कि ये पैसा कैपिटल से हमें मिला हुआ है। कैपिटल आपका 5 लाख का अमाउंट। दोबारा सुनिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। ये 5 लाख जो मेरे पास पहले था ना बच्चे, अगर मैं बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर दूंगा तो बिजनेस का कैश बढ़ जाएगा, ना कि कैपिटल बढ़ जाएगा। बिजनेस के पास क्या आ गया, कैश आ गया। जब बिजनेस में कैश आता है ना, तो अकाउंट्स पूछता है कि ये 5 लाख जो कैश आए वो कहाँ से आए। तो सीओसी ने कहा कि भैया ये पैसा मुझे मेरे ओनर ने दिया है, ओनर ने। अकाउंट्स बोलता है कि लिखो कि ये पैसा तुमने अपने ओनर से लिया है। क्यों लिखूं, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है। ओनर अलग है, फर्म अलग है। एंड फर्म में यानी कि सीओसी में जब भी कुछ आएगा या जाएगा, आपको रीजन बताना पड़ेगा। तो सीओसी के पास जो कैश आया ना मेरे बच्चे, ये पैसा ओनर ने दिया है। ओनर का नाम लिखने के बजाय हम थोड़ा उनको रिस्पेक्ट देते हैं, और रिस्पेक्ट देते हुए हम क्या बोल देते हैं, कैपिटल आपका। जैसे आप अपने पापा को नाम से नहीं पुकारते ना, आप क्या बोलते हो, पापा 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 पापा। उसी तरीके से फर्म भी अपने ओनर को थोड़ा रिस्पेक्ट देते हुए उनका नाम ना पुकार के बोलता है क्या, कैपिटल 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 कैपिटल। बस यही बात है। तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया। किसने दिया, ओनर ने। उसके नाम से रिकॉर्ड करो कैपिटल आपका, दिस इज कॉल्ड कैपिटल आपका। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया जी, कैपिटल आपका हो गया। ये कितना, 5 लाख। कोई पूछे ना कि कैपिटल क्या होता है, तो आप बोलना अच्छा अभी थोड़ा और सुन लो। मान लो सीओसी को एक बिल्डिंग चाहिए, एक सीओसी को बिल्डिंग चाहिए। एंड ओनर ने क्या किया मेरे बच्चे, अपनी बिल्डिंग जो मेरे नाम पे थी, मैंने क्या किया, सीओसी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। इसलिए ट्रांसफर करना पड़ेगा क्योंकि कानून कहता है, लॉ कहता है कि ओनर अलग है, फर्म अलग है। तो जो भी चीज फर्म का होगा ना, वो फर्म के नाम पर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि मेरे नाम पे जो 10 लाख की बिल्डिंग थी, मैंने सीओसी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। मुझे बताओ सीओसी के पास क्या आया, बिल्डिंग आया। बिल्डिंग है ना बच्चे। तो सीओसी क्या करेगा, अपना यहाँ पे बिल्डिंग यानी कि अपने एसेट्स को बढ़ा देगा 10 लाख रुपए से। ये 10 लाख रुपए से कोई पूछेगा फिर आपका अकाउंट्स की सीओसी ये बिल्डिंग कहाँ से आया, तो सीओसी ने कहा कि ये बिल्डिंग मुझे मेरे ओनर ने दिया है। तो मेरे बच्चे वो बोलेगा कि ठीक है, लिखो कि ये भी तुमने ओनर से लिया है। यानी कि ओनर ने सिर्फ 5 नहीं, 10 और 5 कितना आपको दिया है, 15 लाख रुपए। आपके पास जो 15 लाख की प्रॉपर्टी है ना, 15 लाख का जो एसेट्स है, वो किसने दिया है जी, ओनर ने। तो जिसने भी दिया उसके नाम से रिकॉर्ड करो मेरे बच्चे। ये सीओसी को अभी मान लो कि आपका 20 लाख और चाहिए, 20 लाख की रिक्वायरमेंट है, बिजनेस को बढ़ाना था, सीओसी को बहुत बड़ा करना था। तो सीओसी को 20 लाख रुपए और चाहिए था इसके मैनेजमेंट को, इसको बढ़ाने के लिए। लेकिन ओनर के पास पैसा नहीं है, ओनर के पास पैसा नहीं है। तो क्या सीओसी बंद हो जाएगा, नहीं बंद होगा। आपके पास 1000 तरीके हैं। आप बैंक में गए और बैंक में जाके क्या किया जी, आपने लोन ले लिया, 20 लाख रुपए बैंक से ले लिया। आप मुझे बताओ, बैंक से अगर 20 लाख का लोन लिया, तो मुझे बताइए कि सीओसी के पास क्या आया। लोन लूंगा तो भी क्या आएगा, पैसा ही तो आएगा। लोन भी क्या लूंगा, पैसा ही तो लूंगा। तो मेरे बच्चे जो 5 लाख रुपए था ना, वो बढ़ के कितना हो गया जी, 25 लाख कैश आ गया। सीओसी के पास 20 लाख कैश बढ़ गया। मुझे बताओ कि ये जो सीओसी के पास 20 लाख का कैश अभी बढ़ा है, क्या ओनर ने दिया है क्या, नहीं सर। अगर ओनर देगा तो ओनर के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। अगर ये पैसा ओनर ने नहीं दिया है मेरे बच्चे, अगर ये किसी और ने दिया है, तो हम उसके नाम से रिकॉर्ड करेंगे। किसने दिया है, बैंक ने लेना, बैंक ने लेना। तो आप एक काम करो कि लोन फ्रॉम बैंक या बैंक लोन या लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, जिससे भी लिया है, आपको लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा कि भैया ये पैसा मैंने क्या किया है जी, आपका ओनर से लिया है, ये बैंक वाले से लिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सीओसी के पास जो भी प्रॉपर्टी है, कितनी प्रॉपर्टी होगी, 35 लाख, 35 लाख रुपए।
ये जो 35 लाख की सीओसी के पास प्रॉपर्टी हो गई, ये 35 लाख सीओसी के पास कहां से आया? तो 35 में 15 लाख ओनर ने दिया है और बैंक वालों से हमने 20 लाख रुपीज लोन लिया है। मेरे बच्चे, हमेशा डबल एंट्री सिस्टम में आपको बताना होता है कि जब भी कुछ आएगा जाएगा तो आपके पास वो कहां से आ रहा है। वही क्या मेरे बच्चे कि देखो ना, सीओसी के पास टोटल एसेट्स कितने के हैं? 35 लाख के है ना, 35 लाख के। इन 35 में ओनर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? 15 लाख। इसमें बताओ बाहर वालों ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? 20 लाख रुपए। तो खत्म हो गई बात। 35 की प्रॉपर्टी, 15 आपसे एंड 20। हमें ये बताना होता है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है उसमें से हमने आपसे कितना लिया है और आपसे कितना लिया है। ठीक है, इसके अंदर में ये सर। अब सीओसी ने क्या किया कि जो 25 लाख का कैश था ना बच्चे, मान लो इसमें से 8 लाख रुपीज का, मान लो 8 लाख का इन्होंने क्या किया? फर्नीचर परचेज कर लिया। फर्नीचर, तो फर्नीचर अगर इन्होंने 8 लाख का परचेज किया तो क्या होगा? ये देखो, जो 25 लाख जो यहाँ पे कैश था ना, जो यहाँ पे 25 लाख कैश था, उस 25 में इन्होंने 8 लाख का फर्नीचर परचेज कर लिया। तो 25 में 8 माइनस कर दो, कितना बच गया आपका यहाँ पे? 17 लाख। और यहाँ पे एक नया एसेट्स कौन सा आ गया जी? फर्नीचर हमारे पास आ गया। कितने का? 8 लाख रुपीज का। 8 लाख रुपीज का। अब देखो, अभी भी सीओसी के पास टोटल एसेट्स कितने के हैं? 35 लाख। ये 35 लाख में ओनर ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है? 15 लाख। इस 35 में लायबिलिटी बाहर वालों ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 20 लाख। मेरे प्यारे बच्चों, समझो इस बात को। कोई बोलता है ना कि कैपिटल क्या है, आज के बाद किसी को समझाओगे कि कैपिटल क्या है तो पता आपका दिमाग क्या बोले? कैपिटल का मतलब होता है कि बिजनेस में, बिजनेस के अंदर में जितने भी एसेट्स हैं, कितना? 35 लाख। इस 35 लाख में ओनर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, इसको हम कैपिटल कहते हैं। और कुछ भी नहीं, बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं इसमें से ओनर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, ओनर का क्लेम कितने का है, हम उसको बोलते हैं आपका कैपिटल। और इस 35 में बाहर वालों का क्लेम कितना, जिसको हम लायबिलिटी बोलते हैं, तो कितना आपका? 20 लाख। समझ रहे हो मेरी बात ना? आप एसेट्स का कुछ भी करो, यहां से वहां यहां, लेकिन ओनर ने 15 कंट्रीब्यूट किया है और बैंक लोन ने कितना? 20 कंट्रीब्यूट किया। पता, आज के बाद कोई पूछे ना कि बताओ कैपिटल क्या होता है, आप बोलना, लिखो यहाँ पे, इट इज द क्लेम ऑफ ओनर। कहां जी? इन टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं, कितने एसेट्स हैं? 35 लाख के। इसमें से ओनर का क्लेम कितना? क्लेम, इट्स ओनली द क्लेम कि भैया हाँ, मैंने इतना पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है, कल को बिजनेस बंद होगा तो मेरा इतना पैसा बनता है। इट इज द क्लेम ऑफ ओनर इन द टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस। और मेरे बच्चे, कोई पूछे कि लायबिलिटी क्या होता है, तो मैं यहाँ पे ऑब्लिगेशन का लिखा था ना, उसके बाद लिखिए, इट इज द क्लेम ऑफ लायबिलिटी, इट इज द क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स। ओनर को छोड़ के बाकी सबको क्या बोलेंगे? आउटसाइडर्स। इट इज द क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स, यानी कि ओनर को छोड़ के बाकी लोगों ने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया है। इट इज द क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स इन टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस में जितने भी आपके एसेट्स हैं उसमें से बाहर वालों का क्लेम कितना है, हम उसको क्या बोलेंगे बच्चे? यहाँ पे लायबिलिटी बोलते हैं। सिंपल सी बात, दिमाग शांत करो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कैपिटल क्या होता है? अभी तक आपका दिमाग क्या बोलता है कि ओनर से जो कैश आ रहा है वही कैपिटल है। गलत बात है। कैपिटल क्या होता है? ओनर ने क्या दिया? कैश दिया। ओनर ने क्या दिया? बिल्डिंग दिया। ओनर ने कुछ भी दिया, लेकिन अगर वो ओनर ने बिजनेस में लगाया है तो ओनर के नाम से हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है कि हाँ भैया ये पैसा हमें ओनर ने कंट्रीब्यूट किया। दैट इज कॉल्ड कैपिटल आपका। बैंक से लोन लिया हमने, डिवेंचर्स इश्यू किया, किसी और से कर्ज लिया, तो क्या हुआ? कैश हमारे पास आया। ये कैश किसने दिया है? बैंक वाले ने, तो उसके नाम से रिकॉर्ड करना होता है। दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है ना? और इनको ही समझ के हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्रीज को बनाएंगे। आइए जरा, थोड़ा सा पी लें दो। आइए जरा आप मेरे साथ यहाँ पे एक बार देखेंगे मेरे साथ क्वेश्चन नंबर आपका 7th, जो कैपिटल से जुड़े हुए जर्नल एंट्रीज को आपको समझाएगा। मैं इसको मिटाऊंगा नहीं। अभी रेवेन्यू मैंने नहीं समझाया है, बाकी सबका मीनिंग मैंने समझा दिया है। आओ ना एक बार देखते हैं कि 7th क्वेश्चन में आपका यहाँ पे पॉइंट नंबर 1,
और क्या आप चाहते हो कल जैसा करूं, क्या क्या बढ़ा क्या घटा, आज कर लेता हूं, आज कर लेता हूं, अगली बार से नहीं करूंगा। पढ़िए आप, मेक जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ COC एजुकेशन। कितना प्यारा लगता है ये नाम सुनने में, COC एजुकेशन। मन को शांति मिलती है, दिल खुश हो जाता है, मन उमंग हो जाता है, लगता है कि दिन में भी अंधेरा है, माफ कीजिए अंधेरे में भी दिन है, कितना मजा आता है। पढ़ेंगे आप, पहला पॉइंट, ओनर इंट्रोड्यूस्ड 4 lakhs इनटू द बिजनेस एज कैपिटल। मेरे बच्चे, अगर ओनर ने बिजनेस में 4 lakhs लगाया तो बिजनेस में क्या बढ़ा, कैश बढ़ा। कैश बढ़ा, कितने से बढ़ गया, 4 lakhs रुपए से, कैश जो कि एसेट्स होता है। और ये 4 lakhs किसने दिया है जी, ओनर ना, तो हमें ओनर के नाम से रिकॉर्ड करना होगा। ओनर को ही रिस्पेक्ट देते हुए हम क्या बोलते हैं, कैपिटल आपका 4 lakhs रुपए। ये एंट्री होगा बच्चे, इसका एंट्री बनाना होगा। आओ ना एंट्री बनाते हैं, अब तो हम बड़े हो गए हैं। बताइए, कैश यानी कि अगर एसेट बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट DR डेबिट, और कैपिटल बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, आपका क्रेडिट करेंगे टू कैपिटल अकाउंट। याद है ना कि वैल्यू कोई भी बढ़ता है, एसेट या एक्सपेंस, तो डेबिट घटना क्रेडिट, और ठीक उल्टा कैपिटल लायबिलिटी और इनकम के साथ कैपिटल का बढ़ना हमेशा क्या करेंगे, क्रेडिट। C फॉर कैपिटल, C फॉर क्रेडिट, बढ़ना हमेशा क्रेडिट होगा, घटना डेबिट हो जाएगा। ठीक है ना, पहला एंट्री। मैंने लास्ट टाइम कहा था, दोबारा बता देता हूं, ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, समझाने के लिए। मेन एग्जाम में एंट्री आप इसको बोलते हैं। आगे पढ़ो आप, आगे पढ़ो। कहता है कि ओनर विड्रू 1,20,000 आउट ऑफ बिजनेस फॉर पर्सनल पर्पस। आपका मेरे बच्चे, ओनर ने क्या किया, बिजनेस से पैसा निकाल दिया, बिजनेस से निकाल दिया। अगर ओनर ने बिजनेस से पैसा निकाला तो क्या हो गया जी, कैश कम हो गया। कैश हमारा क्या होता है, एसेट होता है ना। बिजनेस से पैसा ही तो लेके गया, कितना लेके चला गया, 1,20,000। तो 1,20,000 यहाँ पे क्या हो गया, कैश आपका विड्रॉ हो गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, ओनर ने 1,20,000 आउट ऑफ बिजनेस कहता है कि विड्रॉ किया फॉर द पर्सनल पर्पस आपका। तो मेरे बच्चे, ओनर ने अगर 120 निकाल लिया तो क्या हो गया जी, यहाँ पे कैश आपका 120 से कम हो गया। और पता है, सुनो ना मेरी बात ध्यान से, यहाँ देखो आप, यहाँ देखो, जब ओनर ने पैसा कंट्रीब्यूट किया था तो हमने कैपिटल बढ़ाया था ना। अगर ओनर क्या करता है कि बिजनेस से मान लो 1 लाख विड्रॉ कर लेता है अपने घर के लिए, तो जितना पैसा ओनर विड्रॉ करेगा, एक तो कैश कम हो जाएगा, और उसका जो क्लेम था ना 15 लाख का, अब वो भी 1 लाख से कम हो जाएगा। मानता हूं कि 15 लाख उसने कंट्रीब्यूट किया था, पर जब 1 लाख उसने विड्रॉ कर लिया तो फिर क्या होगा, हमारा कैपिटल 1 लाख से कम हो जाएगा, क्लेम कम हो जाएगा ना बच्चे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एक तो आपका कैश कम होगा और एक आपका यहाँ पे उसका क्लेम यानी कि कैपिटल कम होगा। कितने से, 120 से, ये कम हो जाएगा आपका। ठीक है ना। तो मेरे बच्चे, हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, सुनिए मेरी बात। कैपिटल कम हो रहा है, कैपिटल का इंक्रीज करना क्या बताया था, क्रेडिट। कैपिटल जब आपका इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एक तो आप क्या करेंगे, कैपिटल को डेबिट कीजिए, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड आपका कितना, 1,20,000, 1,20,000। ठीक है ना। और कैश जो कि एसेट है कम हो गया, कैश यानी कि एसेट का कम होना क्रेडिट किया जाएगा, तो आपका 1,20,000, ये काम खत्म हो गया। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, एंट्री हमने बिल्कुल सही की है, लेकिन आपके पास एक और भी ऑप्शन है एंट्री करने का। पता है क्या, या तो आप कैपिटल को कम कर दो, या फिर एक ऑप्शन और भी आपके पास है, आप कर दो ड्रॉइंग्स अकाउंट। आपको ड्रॉइंग्स अकाउंट लिखना भी अलाउड है। ड्रॉइंग्स का मतलब कि जो पैसा ओनर ने बिजनेस से निकाल दिया, तो जब हम ड्रॉइंग्स अकाउंट लिखते हैं तो बाद में साल के एंड में क्या होता है ना कि हम ड्रॉइंग्स को लास्ट में कैपिटल से माइनस कर देते हैं, और अगर आपने कैपिटल लिखा तो कैपिटल तो ऐसे ही माइनस हो गया। दोनों अलाउड है, आप चाहे ड्रॉइंग्स को डेबिट कीजिए चाहे कैपिटल को, दोनों में पूरे मार्क्स मिलेंगे क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, फिलहाल आप याद रखेंगे। तो ये हमने क्या किया, ये भी एंट्री हमने कंप्लीट किया। आओ ना एक बार देखते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या बताता है। सुनिए ध्यान से, यहाँ पे थर्ड पॉइंट कहता है कि प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। फिर से बिजनेस में पैसा उसने डाला कैपिटल के नाम पे 150 बाय चेक, इस पर चेक के थ्रू पेमेंट डाला है। मेरे बच्चे, अगर चेक के थ्रू पेमेंट डालोगे तो बिजनेस का क्या बढ़ जाएगा, बैंक। अगर हमने चेक से पेमेंट किया तो बिजनेस का क्या बढ़ जाएगा, बैंक। आपका कितना बढ़ जाएगा, आपका 1,50,000। एसेट होता है ना बिजनेस का, 1,50,000।
और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे जी, कैपिटल यानी कि ओनर का क्लेम भी बढ़ा देंगे। कितना? 150 आपका। करो ना एंट्री, क्या होगा? आपने बैंक बढ़ गया बच्चे, तो अगर बिजनेस का बैंक बढ़ गया यानी कि एसेट बढ़ गया, एसेट्स का बढ़ना हम डेबिट करते हैं 1,50,000 150। और कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल का बढ़ना क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा टू कैपिटल अकाउंट आपका 150 का अमाउंट। हो गई बात आपका। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कहाँ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, पक्का ना? ये सर कुछ दिक्कत हो ही नहीं सकता। फोर्थ में आइए। अब देखो वो जो पॉइंट मैं समझा रहा था, अब यहाँ पे आया। ओनर ब्रॉट हिज पर्सनल बिल्डिंग। ओनर ने क्या किया? बिजनेस में मेरे बच्चे बिल्डिंग लेकर आया, अपना बिल्डिंग लेकर आया। तो बिल्डिंग जब बिजनेस में लेकर आया तो बिजनेस का बिल्डिंग बढ़ गया। कितने का है? 150 का। ओनर फर्नीचर भी लेके आ रहा है तो बिजनेस का क्या बढ़ गया? फर्नीचर बढ़ गया। जो भी कुछ ओनर बिजनेस में लेकर आएगा बिजनेस का बढ़ेगा, वो ये भी बढ़ गया आपका। कैश भी आया है तो मेरे बच्चे यहाँ पे कैश भी बढ़ गया, कैश भी बढ़ गया। कितना? 20,000 का। ये तीन चीजें ओनर लेकर आया, टोटल कितने का हो गया? 2,50,000 का। तो तीन एसेट्स आए और इतने से क्या होगा जी? क्लेम ओनर का बढ़ जाएगा कैपिटल, यानी कि कितना आपका? 2,50,000। बताया था ना बच्चे आपका कि बिजनेस में जो भी कुछ कंट्रीब्यूट करोगे, एक तो वो बढ़ेगा, उसके साथ साथ ओनर का क्लेम भी तो बढ़ेगा, उसके नाम से भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आओ ना हम इसकी एंट्री करते हैं। बिल्डिंग बढ़ गया बिजनेस का, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, एसेट्स बढ़ना डेबिट हो जाएगा। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कीजिए 150। फर्नीचर बढ़ गया तो फर्नीचर को डेबिट कीजिए। मैं तो आपको इस तरीके से मास्टर कर दूंगा कि घर में आप अपने मम्मी पापा भाई बहन से इसी लैंग्वेज में, अकाउंटिंग के लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दोगे। थोड़ा सा समय तो दो आपका। ये डेबिट कितना हो गया जी? 20,000 का अमाउंट आपका। और कैपिटल का बढ़ना क्या करते हैं? क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। मुझे थोड़े आपको सिर्फ फाउंडेशन पास कराना है, मुझे तो बहुत कुछ आपको कराना है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट देने हैं। ये सारी बातें, कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, प्लीज कॉपी कीजिए। आगे बढ़ेंगे आप। हमारा 6 भी हो गया, 7 भी हो गया। 8th में हो ना, 8th में लायबिलिटी से जुड़े कुछ पॉइंट्स है जो मुझे समझाने हैं यहाँ पे। 7th क्वेश्चन हमारा हो गया। कम टू 8th क्वेश्चन आपका। 8th कहता है 8 में, मेक एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ COC। कहाँ कहाँ COC दिखेगा? यत्र तत्र सर्वत्र, जहां देखो, जिस क्वेश्चन में देखो COC निकल के आता है। एक सच्चाई बताऊं, बिलीव कीजिए, आज अगर आपके खून को काटा जाए ना, मतलब हाथ को काटा जाए, खून तो नहीं करता, हाथ करता है, तो मेरे बच्चे उस खून में आपको पता है क्या दिखाई देगा? COC। सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोलता। विश्वास नहीं तो काट कर देख लेना। अगर आपके इस हाथ को यहां से तोड़ दिया जाए ना, उस हड्डी के अंदर देखा जाए ना, वहां भी COC दिखेगा। इतनी शक्तियां, इतना प्यार, इतना आपके दिमाग में वो चीज भरना चाहता हूं कि दुनिया में कहीं रहो, कहीं भी COC। आइए क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन। फर्म रेज्ड बैंक लोन ऑफ 5 लाख फॉर द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लिए बैंक से लोन रेज किया। अगर बैंक से लोन लूंगा तो क्या आएगा? पैसा आएगा। लोन लूंगा तो भी पैसे ही तो आएंगे। तो हम क्या करेंगे जी? कैश बढ़ा देंगे। कितने का लोन लिया हमने? 5 लाख। तो कैश हमारा जो एसेट है वो 5 लाख से बढ़ा होगा। इसके साथ साथ ये पैसा कहाँ से आया? तो हमने बैंक से लोन लिया है। इस बात को हमें इन्फॉर्म करना होगा कि भैया हमारे ऊपर में एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है। क्यों? हमें इनको बाद में वापस करना है। कितना? 5 लाख। ये लायबिलिटी है मेरे बच्चे आपका 5 लाख का। यही तो बताया था मैंने। अगर मान लो ओनर ने अगर पैसा मान लो कि अगर बैंक वाले से हमने लिया तो कैश बढ़ जाएगा। किसने दिया? बाहर वाले ने, तो उसके नाम से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कहा भी था लायबिलिटी का, इट इज द क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स इन टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस। टोटल एसेट्स में बाहर वालों ने कितना कंट्रीब्यूट किया, दैट्स कॉल्ड लायबिलिटी आपका। तो वही हम यहाँ पे एंट्री देख रहे हैं जी, वही देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि जरा बताओ एंट्री क्या होगा? एक तो बिजनेस का कैश यानी कि एसेट्स बढ़ गया, तो एसेट्स बढ़ना डेबिट आपका हो गया। कितने से? 5 लाख रुपए, 5 लाख। और लायबिलिटी का नाम बताइए? टू बैंक लोन। बहुत तरीके की लायबिलिटीज होती है, बहुत तरीके की। आप जैसे जैसे बढ़ेंगे मैं बताते रहूंगा। तो जो भी लायबिलिटी बढ़ेगा हम उसका नाम लिखेंगे, ठीक है ना? तो ये भी हमने काम पूरा किया। फिर कहता आगे पढ़ना, फर्म टूक अ लोन फ्रॉम राम 3 लाख।
मतलब राम से लोन लिया हमने 3 लाख का, एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू द बैंक इमीडिएटली, उस पैसे को हमने बैंक में जमा कर दिया। तो मेरे बच्चे अगर ऐसा है, अगर हमने लोन लिया तो एक तो लोन लिया और पैसा बैंक में जमा कर दिया, यानी कि हमारा क्या बढ़ गया, कैश या बैंक? बैंक बढ़ गया। बैंक भी हमारा क्या होता है, एसेट ही होता है। अरे बैंक में जमा ना करो तो कैश बढ़ता, और अगर बैंक में कहता है कि इमीडिएटली जमा कर दिया तो हमने क्या किया, बैंक को बढ़ा दिया। और ये पैसा जो बैंक में गया है वो कहाँ से आया, तो लोन लिया है, यानी कि उस लोन को, उस लायबिलिटी को आपको दिखाना पड़ेगा, बैंक लोन। ये हमारा क्या हो गया, लायबिलिटी। कितने का, आपका 3 लाख रुपए का। तो इसकी एंट्री करो ना, एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक जो हमारा एसेट्स है बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 3 लाख रुपए, और आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है, क्या नाम है, बैंक लोन का। जो भी लायबिलिटी कहेगा मेरे बच्चे हम उसकी एंट्री कर देंगे, ठीक है ना। ये हो गया आपका, खत्म होगी बात। क्या दिक्कत है, कोई भी लायबिलिटी बोलेगा आपका, कहता है कि भैया एक और लिख लो ना यहाँ पे, उसमें है नहीं बट एक अलग से एग्जांपल लिख लीजिए कि फॉर्म रिपेड, मतलब वापस कर दिया, बैंक लोन, बैंक लोन, लोन वापस कर दिया ऑफ रुपीज मान लो 2,50,000 थ्रू कहता है कि चेक से हमने क्या करता है कि पेमेंट कर दिया। हमने 2,50,000 रुपीज क्या किया जी, चेक से हमने वापस कर दिया। तो क्या एंट्री होगा, कहते हैं कि यार कौन सी बड़ी बात है। आप देखो ना, एक तो पैसा अब हमने वापस किया ना, और चेक यानी कि बैंक से, तो हमारे बैंक से कितना माइनस हो गया, 250, एसेट हमारा कम हो गया 250। और मेरे बच्चे जैसे ही हमने बैंक लोन का रिपेमेंट किया, लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो वो नाम जो बैंक लोन का हमने बैलेंस शीट में लिखा था, अब वो लायबिलिटी हमें कम करना होगा। अब हमें, क्योंकि 250 का हमने पेमेंट कर दिया। एंट्री क्या होगा जी, एंट्री क्या होगा बताइए। तो मेरे बच्चे लायबिलिटी आपका कम हो रहा है, डेबिट करो, बैंक लोन अकाउंट डेबिटेड, और आपके पास से बैंक से पैसा चला गया तो बैंक आपका एसेट से कम होना क्रेडिट करेंगे 250। कोई भी एंट्री आप मेरे साथ यहाँ पे बना सकते हैं, कोई भी एंट्री, बस आपको कला होनी चाहिए कि हाउ टू पास द एंट्री। बस मैंने कहा ना, अब जो पहले ज़माने के बच्चे होते थे, आप में से भी हज़ारों बच्चे होंगे, मैं जानता हूँ, जो बदमाश बच्चे वो क्या करते हैं जी, डेबिट वार्ड कम से क्रेडिट वार्ड गोज आउट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट, पता नहीं क्या उल्टी सीधी बात है। मुझे भी मेरे सर जो थे ना बचपन में, उन्होंने मुझे वही सिखाया था। आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी हालत मेरी ख़राब हो जाती थी, यार क्या डेबिट रिसीवर क्रेडिट क्या बोला जा रहा है, ये क्यों बोल रहे हैं वो। और मैं इतना डिप्रेस हो गया था मेरे बच्चे, मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं करता था, मैं थक गया था वो रिसीवर गिवर पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट के अंदर में। मैं इतना डिप्रेस हो गया था कि मन क्या क्या, बस आत्महत्या कर लो, अब जीने का कोई फायदा नहीं है। मैं गया था हिमालय के ऊपर, मैं सच बता रहा हूँ, देखो झूठ नहीं बोलता, हिमालय पे गया, वहाँ पे जाके तपस्या किया कि कोई भगवान आए हमें समझाएं, कोई नहीं आया समझाने के लिए। गुस्सा आ गया, मैं कूदने वाला था ऊपर से हिमालय से नीचे, तभी शंकर भगवान मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि ये क्यों कूद रहा है बदमाश, क्यों कूद रहा है। मैंने बोला कि मैं ये क्या कम सिन गोजा उल्टी सीधी बातें करते हो। उन्होंने कहा कि अरे जमाना चेंज हो गया है, नया जमाना आया है, चलो एक मॉडर्न अप्रोच मैं देता हूँ। और उन्होंने क्या क्या ऐसे करके एक मॉडर्न अप्रोच बताया, वो यही बात उन्होंने कहा कि 5 शब्दों पे कमांड कर लो सिर्फ, कि एसेट्स क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी क्या, एक्सपेंस क्या, इनकम क्या, और बस एसेट्स एक्सपेंस का बढ़ना, डेबिट घटना, क्रेडिट, और बाकी के 3 जो होंगे उल्टा बढ़ा तो क्रेडिट घटना और डेबिट, बस इतनी सी बात है। फिर मैं आया मेरे बच्चे, फिर खुश हुआ, और फिर आज मैं बीकॉम भी कंप्लीट कर लिया, CA में सब कंप्लीट कर लिया, सिर्फ उसी के बल पे। आज भी देखता हूँ कि फाइनल लेवल के बच्चे, इंटर लेवल के बच्चे, जिनको ये नहीं पता होता, पता नहीं किस दुनिया में जाते हैं, फेल 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 होंगे ही। खैर आइए, अब मैं आपको लेकर आता हूँ रेवेन्यू के पास, और उसके बाद अभी बहुत सारी बातें करनी है। लेट्स कम टू रेवेन्यू। आपका रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू देखो ना, यहाँ पे आपको डेफिनेशन मेरे साथ लिखना होगा ताकि बातें आपको प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आए। ये देखिए आप यहाँ पे रेवेन्यू कहाँ गया, ये रेवेन्यू क्या होता है। हमने एक्सपेंस का मतलब क्या बोला था जी, बेनिफिट अगर हमने ले लिया, अगर हमने किसी का बेनिफिट ले लिया तो मेरे बच्चे मेरा एक्सपेंस हो गया, बोला था ना बेनिफिट लेना। यहां पे होता है कि अगर मैंने बेनिफिट दे दिया, अगर मैंने आपके लिए काम कर दिया, मैंने आपको पढ़ा दिया,
मैंने अपने सर्विसेज आपको रेंडर कर दी, मैंने गुड्स आपको सेल कर दिया, तो मेरा रेवेन्यू हो चुका है, हो गया रेवेन्यू। यहां क्या बोला था? इट डज नॉट मैटर वेदर पेमेंट हैज बीन मेड और नॉट, पेमेंट किया या नहीं किया फर्क नहीं पड़ा था। यहां मेरे बच्चे कहूंगा कि पैसा रिसीव किया या पैसा अभी तक रिसीव नहीं किया फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं सर्विसेज रेंडर कर चुका हूं, अगर मैं गुड सेल कर चुका हूं, तो मेरे बच्चे मैं अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा, ऐसा मुझे अकाउंट्स बोलता है। पैसा अभी आ गया या अगले साल आएगा फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो लिखेंगे आप रेवेन्यू का मतलब, इफ गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड, चाहे गुड्स बेच दिए चाहे सर्विसेज आपने रेंडर कर दिया, इट मीन्स, इसका मतलब है, इट मीन्स रेवेन्यू हैज बीन अर्न्ड, रेवेन्यू हैज बीन अर्न्ड, इसका मतलब रेवेन्यू हो चुका है, हैज बीन अर्न्ड। कहते हैं इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता, इट डज नॉट मैटर वेदर, वेदर पेमेंट, पेमेंट हैज बीन, पेमेंट यानी कि कैश, पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड और नॉट। मेरे बच्चे पैसा रिसीव हो गया तो भी ठीक है, नहीं रिसीव हुआ बाद में आएगा तो भी ठीक है। हमने तो कहा भैया गुड्स बेच दिए, आपका रेवेन्यू हो गया। क्या बच्चों को आपने पढ़ा दिया? यस, तो रेवेन्यू हो चुका है, रिकॉर्ड कर लो। आपको पता ना अकाउंट्स काम करता है एक्रूअल बेसिस पे, पढ़ा हम लोगों ने थ्योरी में, ड्यू बेसिस पे काम करता है कि भैया सर्विसेज रेंडर हो गया, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो आप, ठीक है ना, और फिर काम करो। मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाना चाहूँगा रेवेन्यू को लेकर आपका। तो मैं आपका हो तो इनको मिटा देता हूँ, ऊपर वाला आपने लिख लिया होगा, मैं इनको मिटाकर यू नो नाउ एवरीथिंग, और रेवेन्यू को समझाने के लिए कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। आप चाहो तो इसके नीचे लिख सकते हैं और चाहो तो आप जो मर्जी करें। सुनिए मेरी बात, मैं बात किसका करता हूँ? सीओसी का। आप कौन हो? सीओसी के अकाउंटेंट, सीओसी। और ये रहा हमारा करंट ईयर, ये टाइम पीरियड। सुनो मेरी बात, पता है क्या हुआ? सीओसी के पास एक बच्चा आया और उस बच्चे को मैंने क्या किया? पूरा पढ़ा दिया। मैंने ये जो करंट ईयर है ना बच्चे, ये करंट ईयर, इस करंट ईयर में मैंने क्या किया? उस बच्चे को पढ़ा दिया, सर्विसेज मैंने रेंडर कर दी, मैंने पढ़ा दिया उसको। और मैंने उसको कहा कि देखो जी मैंने आपको पढ़ा दिया, मुझे फीस पे करो। अरे मैं किसी बच्चे को पढ़ाऊंगा तो बोलूंगा ना कि मैंने आपको पढ़ा दिया, मुझे फीस पे करो, नहीं बोलूंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा। मुझे भी भूख लगती है यार, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी फैमिली है, उनको भी पैसे चाहिए। इतनी डिग्री लिया फ्री में करने के लिए, तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ जरा? कोई नहीं करता आज के टाइम पे, और करता है तो उसकी वैल्यू नहीं है आज के टाइम पे आपकी नज़रों में। तो पता क्या हुआ? अगर कहता है कि रेवेन्यू का मतलब इफ गुड्स, सॉरी मैं क्या बोला था यहाँ पे, आप सीओसी को आप समझिए अपने आप को, क्योंकि आप उसके अकाउंटेंट हैं। सीओसी ने क्या किया, मतलब मैंने क्या किया, मान लीजिए मैं ही सीओसी हूँ, कि मैंने क्या किया इस पूरे साल में मेरे बच्चे, मैंने क्या किया? एक बच्चे को पढ़ाया। इस करंट ईयर में एक बच्चा आया और मैंने उसको पढ़ाया। ठीक समझ करना, देखेंगे आप, मैं कह रहा हूं कि मैं आपको रेवेन्यू का मतलब समझा रहा हूं बच्चे। ये देखो ये करंट ईयर है, ध्यान सुनना मेरी बात, ये करंट ईयर है। इस करंट ईयर में मेरे पास क्या होता है, आपके संतोष सर के पास क्या होता है? एक बच्चा आता है, बोलता है कि सर आप मुझे पढ़ा दो। मेरे बच्चे मैंने क्या किया? उसका कोर्स शुरू किया और करते 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 मैंने कोर्स यहाँ पे खत्म कर दिया, पढ़ा दिया, मैंने पढ़ा दिया उसको। और पढ़ाने के बाद बोला कि बच्चे मैंने आपको पढ़ा दिया, मेरा फीस पे करो। दोबारा सुन लो सवाल, मैंने क्या बोला? मेरे बच्चे ये एक टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर में मेरे पास एक बच्चा आया आपके जैसा, और मैंने क्या किया? उसको पूरा पढ़ा के कोर्स मैंने यहाँ पे खत्म करा दिया, मैंने कोर्स खत्म करा दिया। जब कोर्स खत्म करा दिया, मैंने कहा कि बच्चे मुझे फीस पे करो। बताओ जरा उस बच्चे ने मुझे क्या पे किया? अरे पूछ रहा हूं बदमाश, बोलो ना कि मैंने उसको पढ़ा दिया, बोला कि बच्चे पढ़ा दिया, फीस पे करो। तो बताओ उस बच्चे ने मुझे क्या पे किया? सर फीस पे किया। आप गंदे बच्चे हो, नालायक हो, दुनिया में सबसे गंदा कोई इंसान हो सकता है तो आप हो। अभी समझाया बदमाश कि अगर मैंने उस बच्चे को पढ़ा दिया और बोला कि मेरे फीस पे करो, तो वो फीस तोड़े पे करेगा यार। फिर पूछूंगा बताओ फीस देखा कैसा होता, लाल पीला हरा काला? अरे फीस नहीं पे किया, उसने कैश पे किया होगा।
बोलो ना हाँ। अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा और बोलूंगा कि मेरा फीस पे करो, तो आप घर से क्या लेकर आओगे? पापा से कैश लेकर आओगे। आपने क्या किया? मुझे कैश पे किया, यानी कि मेरे पास, यानी कि संतोष सर के पास क्या हुआ जी? कैश बढ़ गया। मान लो फीस वो 10,000 है, तो मेरे पास 10,000 कैश बढ़ गया। अब अकाउंट्स पूछेगा, अरे सर आपके पास 10,000 कैश आ गया, कहाँ से आया बताओ? डबल एंट्री सिस्टम है। हमने कहा कि यार हमने मेहनत किया है, पढ़ाया है बच्चे, उससे हमारे पास आया है। अकाउंट्स कहता है कि लिखो कि जो पैसा आया है उसके बदले में आप सर्विसेज रेंडर कर चुके हो, वो आपका रेवेन्यू है। लिखो, लिखना होगा मेरे बच्चे। यानी कि मैं क्या करूंगा कि जो कैश मेरा 10,000 से बढ़ रहा है ना, मेरा एसेट, इसके बदले में अगर मैं सर्विसेज रेंडर कर चुका हूं, सर्विसेज रेंडर कर चुका हूं, तो इसके आने के पीछे का रीजन मैं क्या करूंगा जी, कि कहूंगा कि भैया 10,000 से ना मेरा रेवेन्यू बढ़ गया है, रेवेन्यू बढ़ गया है। और उस रेवेन्यू को मैं क्या बोलूंगा जी, यहाँ पे कई सारे नाम होते हैं, जैसे एक्सपेंस के हजारों नाम होते हैं ना, उस रेवेन्यू के भी कई सारे नाम होते हैं। फीस हो गया, कमीशन हो गया, रेंट रिसीव हो गया, अगर हमने गुड सेल किया है तो सेल्स हो गया। तो यहाँ पे हम फीस ना, तो मैं क्या करूंगा, फीस यहाँ पे नाम दूंगा। सर्विसेज को रेंडर करना इनकम होता है, न कि पैसा रिसीव करना। मैंने पढ़ा दिया तो मेरा इनकम हो गया। ये पहला एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल पे आते हैं, यहाँ ध्यान समझे ना मेरी बात। मैंने पढ़ा दिया, मैंने बच्चे से पैसा मांगा, मुझे पैसा मिल गया, तो मेरे पास कैश आ गया। कैश क्यों आया जी? डबल एंट्री सिस्टम है, क्योंकि मैंने रेवेन्यू कर लिया, मेरा रेवेन्यू हो चुका है, इनकम हो चुका है, सर्विसेज मैंने रेंडर कर दिया, वो इसका मतलब होता है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे आप यहाँ पे। ये टाइम पीरियड है मेरे बच्चे। एक बच्चा मेरे पास आया और मैंने क्या किया, उसका कोर्स खत्म करा दिया। जब कोर्स खत्म हो गया, पढ़ा दिया मैंने उसको, पढ़ा दिया, फाउंडेशन पढ़ा दिया। जब मैंने उसको पढ़ा दिया तो मैंने बोला कि देखो जी, मैंने आपका कोर्स खत्म करा दिया, मुझे फीस पे करो। पढ़ा दिया मैंने आपको, फीस पे करो। तो उस बच्चे ने कहा कि सर आपने पढ़ा दिया ठीक है, बट अभी पैसे नहीं है, कुछ दिनों के बाद आऊँगा, आपके पैसे पे कर दूंगा, कसम खाता हूँ मैं पे कर दूंगा। लेकिन हमने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप कुछ दिनों के बाद आना, मुझे पेमेंट कर देना। अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड करना होगा ना बच्चे, मैंने पढ़ा दिया है ना। अब देखो अकाउंटेंसी क्या बोलता है। जब मैंने उस बच्चे को पढ़ा दिया तो अब यहाँ पे क्या एंट्री होगा, यहाँ पे एंट्री क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे, कि क्या मैंने उस बच्चे को पढ़ा दिया? क्या मैंने अपने सर्विसेज उसको दे दी? यस, मैंने सर्विसेज दे दिया, मैंने पढ़ा दिया। अगर मैंने पढ़ा दिया तो मेरे बच्चे फीस, जो कि मेरा रेवेन्यू है, मैं उस रेवेन्यू को 10,000 से बढ़ा दूंगा। रेवेन्यू हो चुका है। क्या मैंने उस बच्चे से पैसा रिसीव कर लिया? क्या मैंने उस बच्चे से पैसा रिसीव कर लिया? नहीं। अगर मैं पैसा रिसीव कर लेता मेरे बच्चे, तो मेरे पास कैश आ जाता। और अगर मैंने पैसा रिसीव नहीं किया ना, तो उस बच्चे से पैसा रिसीव करने का मेरे पास एक राइट क्रिएट हुआ है। राइट, अधिकार, कि हाँ मुझे पैसा आपसे लेना है। नहीं राइट आएगा? राइट नहीं आएगा? आएगा सर। तो ये जो मेरे पास राइट आया ना बच्चे, ओहो मैंने मिटा दिया। वो जो आपको डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दिया था ना कि एसेट, एसेट लायबिलिटी, याद कीजिए लायबिलिटी के आगे मैंने क्या लिखा था जी? ऑब्लिगेशन। हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन आएगा तो लाइट ये। और एसेट के आगे जो डेफिनेशन लिखा था ना मैंने, वैल्यू जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, ऑब्लिक। आप क्या कर दो यहाँ पे राइट। अगर मेरे पास, यानी कि फर्म के पास कोई राइट आता है, कोई अधिकार आता है, तो वो भी फर्म का एसेट होता है। सिंपल सी बात। फर्म के ऊपर में ऑब्लिगेशन आएगा, लायबिलिटी है, राइट आएगा, अधिकार, हमें कुछ लेना है तो हम क्या करेंगे जी? एसेट बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? 10,000 से मैंने फीस तो कमा लिया, लेकिन क्या इस 10,000 के बदले में कैश मेरे पास आया है? अभी नहीं आया है। मेरे पास एक राइट क्रिएट हुआ है कि मुझे आपसे पैसा लेना है, और राइट भी हमारा क्या होता है जी? एसेट होता है। तो मेरे बच्चे मैं क्या करूँगा कि अपना एसेट जो है ना, एसेट, मैं यहाँ पे 10,000 से बढ़ा दूंगा। अब यहाँ पे क्या होगा? उस बच्चे का नाम लिखूंगा। मान लो उस बच्चे का नाम मिस्टर ए है, तो मैं ए लिख दूंगा कि ठीक है जी, मुझे ए से पैसा लेना है। यही तो करूंगा। एक तो मैं इनकम बढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं सर्विसेज रेंडर कर चुका हूँ। सर्विसेज रेंडर करते ही अकाउंट्स में इनकम मान लिया जाता है, तो मैं उसको रेवेन्यू मान लूंगा। पैसा आ गया तो कैश बढ़ गया, नहीं तो फिर क्या? उस बच्चे का नाम लिखूंगा कि हमें आपसे पैसा लेना है। लेकिन सोचो ना, क्या मैं एक ही बच्चे को पढ़ाता हूँ? हजारों बच्चों को पढ़ाता हूँ मेरे बच्चे। अगर हजारों बच्चों को पढ़ाता हूं और सबसे कुछ ना कुछ अमाउंट अगर मुझे रिसीव करना है, मान लो कि रिसीव करना है, मैं कितने बच्चे के नाम को लिखूंगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर कितने नाम लिखूंगा? और इतने नाम लिखूंगा तो कहाँ हो पाया? अकाउंटिंग इज एन आर्ट। एक एंट्री पास करना है ना, हमें एंट्री पास करना है ना। तो पता अकाउंट्स क्या बोलता है? यार नाम मत लिखो,
नाम मत लिखो। जितने बच्चों से पैसा लेना ना, जितने बच्चों से पैसा लेना है, उन सबके नाम को रिकॉर्ड करके इकट्ठा करके नाम ना लिख के कह दो एक्रूड, एक्रूड, और क्या फीस ना, तो एक्रूड फीस आपका, ये लिख दो आप, एक्रूड फीस। रेवेन्यू बढ़ा दो, रेवेन्यू हो गया, ठीक है, रेवेन्यू हमने 10,000 रिकॉर्ड कर दिया, और अगर पैसा आ गया तो कैश बढ़ गया, नहीं तो फिर क्या करो जी, अपना एसेट्स बढ़ा दो, उस बच्चे का नाम। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं, कितने नाम को लिखूंगा, तो हमने कहा एक्रूड फीस कर दो, एक्रूड फीस। कमीशन होगा तो एक्रूड कमीशन, जो भी होगा आपका, उस तरीके की बातें निकल के आती। बात समझ में आ रही है? अपनी कॉपी करेंगे, ये समझेंगे। मैं इसको ना बाद में क्या करूंगा, इसको एंट्री में कन्वर्ट करूंगा, तो आप मेरे साथ ये सब चीज़ें लिखेंगे, और इसी को हम बाद में तो एंट्री में करने वाले हैं कन्वर्ट आपका। तो आप इसको लिख लो, आप यहाँ पे एंट्री बाद में कर लेंगे, पर लिख लो यहाँ पे। तो एक मैंने यहाँ पे क्या किया, एक केस नंबर 1 रेडी किया इसके अंदर में, एक केस नंबर 2 रेडी किया, एक और केस रेडी करता हूँ। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इधर कर देता हूँ, इधर आपका केस नंबर 3, केस नंबर 3, ध्यान सुनेंगे। ये हमारा करंट ईयर है। मेरे पास एक बच्चा आया और आके बोला कि सर आप हमें पढ़ा दो। हमने कहा भैया पढ़ाएंगे, लेकिन पैसा लक्ष्मी मैया को पहले लेंगे, पहले पैसा चाहिए। तो उस बच्चे ने कहा कि सर पहले, हम बोले हाँ मेरा ये काम है, मेरी आदत है, मेरा ये रूल है कि पैसा मुझे पहले चाहिए। मैंने क्या किया बच्चे, अभी उस बच्चे को पढ़ाया नहीं, लेकिन पैसा रिसीव कर लिया। अभी नहीं पढ़ाया, मैं बोलूँगा कि ठीक है पहले पैसा तो फिर पढ़ाऊँगा। उस बच्चे ने मुझे पैसा दे दिया मेरे बच्चे, लेकिन अभी तक मैंने उसको पढ़ाया नहीं है। पहले बताओ मेरे पास पैसा आ गया ना, ये सर, तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे मान लो रिसीव किया हमने, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे रिसीव किया, तो एक तो मैं कैश बढ़ा देता हूँ। कैश मेरे पास कितना आ गया, 10,000 पैसा आ गया। क्या इस दिन पे, जिस दिन उस बच्चे से मैंने पैसा रिसीव किया, क्या उस दिन पे मैं अपना रेवेन्यू बोल सकता हूं क्या? मैंने आपको बोला कि भैया आप मुझे पैसा दो, मैं यहाँ पे क्या करूँगा जी, पहले पैसा लूँगा। आपने मुझे पैसा दे दिया, मेरे पास पैसे आ गए, कैश आ गया 10,000। क्या आज जिस दिन पे पैसा रिसीव किया, क्या मैं उसको अपना रेवेन्यू बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। सर क्यों? अरे सर्विसेज कहाँ रेंडर किया। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, अगर सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड तभी आप रेवेन्यू बोलेंगे, चाहे पैसा रिसीव हो चाहे पैसा रिसीव हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर्विसेज रेंडर होना चाहिए। मुझे बताइए, जिस बच्चे से आज मैंने पैसा रिसीव कर लिया, क्या मैंने सर्विसेज रेंडर किया? नहीं रेंडर किया। सर्विसेज कहाँ रेंडर किया? तो फिर बच्चे आज कैश तो आ गया है, क्या मैं इस कैश के आने के रीजन को अपना रेवेन्यू बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता हूं। तो फिर क्या है, अगर ये आपका ये जो कैश आया अगर रेवेन्यू नहीं, तो फिर क्या है, पता है क्या होगा? ये मेरे ऊपर में, यानी कि आपके संतोष सर के ऊपर में एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा। ऑब्लिगेशन, कैसा ऑब्लिगेशन? मुझे उस बच्चे को पढ़ाना है, अगर मैं उस बच्चे को नहीं पढ़ाया, कोर्स नहीं खत्म किया, तो उसका पैसा वापस करना पड़ेगा। एक ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा। और मेरे बच्चे, जब भी आपके ऊपर में एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, दैट बिकम्स लायबिलिटी, वो लायबिलिटी हो जाता है। तो ये 10,000 जो आपके पास आया है ना, ये आपका 10,000 जो कैश आया है, जो आपका एसेट है, इसके साथ साथ क्या है जी, ये एक आपकी लायबिलिटी लेकर आएगा। लायबिलिटी कितने से? आपका 10,000 से लायबिलिटी बढ़ेगा। अब देखो, ऐसे हजारों बच्चे होते हैं। अच्छा, मैं उस बच्चे का नाम क्या है, मान लो कि आपका राम है, तो मैंने राम यहाँ लायबिलिटी दिखा दिया। लेकिन एक ही बच्चा थोड़े होता है जी बिजनेस में, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं। हजारों बच्चे पढ़ते हैं, हजारों बच्चों से मैं एडवांस लेता हूँ, कितने बच्चों के नाम को लिखूंगा? अकाउंट्स कहता है कि फिर नाम ना लिखो, जितने बच्चों से आपने एडवांस लिया है ना, उनके नाम के बजाय कह दो एडवांस। एडवांस क्या जी? फीस ना, तो एडवांस फीस आपका। एडवांस फीस मत कहो, फीस तो आपका रेवेन्यू हो जाएगा, एडवांस फीस कह दो, यानी कि एडवांस में रिसीव किया हुआ फीस आपका, ये लायबिलिटी बन जाता है हमारा। इट्स ए लायबिलिटी, क्योंकि हमें इसके बदले में पढ़ाना आपका। तो मेरे बच्चे, ये क्या होगा जी, कैश हो गया और हमारा यहाँ पे लायबिलिटी हो गया। समझो मेरी बात ना? ये सर, तो बस यही चीज़ें तो है। इन्हीं बातों को हमें क्या करना है जी, हमें एंट्री के रूप में देखना है, ठीक है ना? हमें इन्हीं को एंट्री के रूप में, आप कहो तो मैं एंट्री समझा दूँ, पहले इसी में दिखा दो क्या, इन्हीं का एंट्री करके। अगर इसी में करना चाहते हो तो पहले एक केस 4 और रेडी कर लो, उसके बाद आपका केस 4। सुनिए मेरी बात, नजर यहाँ, दिमाग शांत। मेरे बच्चे, इस डेट पे मेरे पास एक बच्चा आया, बोला कि सर मुझे पढ़ा दो। मैंने कहा कि पहले पैसा दो। मैंने क्या कि उस बच्चे से 20,000 रिसीव कर लिया, 20,000।
मेरे पास क्या आया, मैंने उससे 20,000 कैश यहाँ पे रिसीव कर लिया। 20,000 क्या है जी मेरा, ये एसेट जो है वो मेरे पास बढ़ गया 20,000 से इस दिन पे। क्या आज जब तक मैंने उसको नहीं पढ़ाया क्या मैं अपना रेवेन्यू बोलूँगा? नहीं बोलूँगा। तो क्या बोलूँगा, ये लायबिलिटी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा जी, अपनी लायबिलिटी को बढ़ा दूंगा। कितने से? 20,000 से। क्या लिखूंगा मैं? क्या उस बच्चे का नाम लिखूं? नहीं, बहुत सारे नाम होते हैं, तो हम उसको इकट्ठा करके क्या बोल देंगे, एडवांस फीस बोल दिया हमने, ये नाम दे दिया। अगर सिर्फ फीस होगा बच्चे तो फिर वो रेवेन्यू हो जाएगा। एडवांस फीस, एडवांस लग गया, इसका मतलब कि हमने एडवांस में रिसीव किया, ऑब्लिगेशन है। तो आज मेरा कैश बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गया बच्चे से, यानी कि आपसे पैसा ले लिया बट आज मैंने अकाउंट्स में क्या दिखाया गया, लायबिलिटी। सुनो ना ध्यान से, जब मैं उस बच्चे का कोर्स खत्म करा दूंगा, व्हेन आपका कोर्स फिनिश्ड, जब ये कोर्स आपका क्या हुआ, व्हेन कोर्स फिनिश हो गया, मैंने उस बच्चे को पढ़ा दिया और यहाँ पे आप पढ़ा दिया मैंने, तो क्या जरा मुझे बताओ कि अगर मैं बच्चे को पढ़ा दूंगा तो क्या वो बच्चा, यानी कि आप मुझे दोबारा पेमेंट करोगे क्या? एक तो आपने मुझे यहाँ पे किया था, क्या यहाँ दोबारा पेमेंट करोगे? नहीं सर, अब आप दोबारा थोड़ी पेमेंट करोगे, एक बार तो पेमेंट कर दिया था। तो फिर मेरे अकाउंट्स में यहाँ पे क्या चेंज आएगा? मेरे अकाउंट्स में ध्यान दो, आपकी बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या चेंज आएगा मेरे बच्चे। जिस पैसे को यहाँ पे मैंने लायबिलिटी कहा था ना कि ऑब्लिगेशन है कि मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है, अब मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया। और अगर मैंने पढ़ा दिया तो मेरे ऊपर से जो लायबिलिटी है वो खत्म हो गई, मेरे ऊपर से लायबिलिटी खत्म हो गई। और लायबिलिटी अगर खत्म हुई ना बच्चे, तो पता मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अपना जो एडवांस फीस है ना, एडवांस फीस नाम की लायबिलिटी को मैं यहाँ पे क्या करूंगा जी, हटा दूंगा। कितने से? 20,000 हटा दूंगा। हटा दिया, लायबिलिटी खत्म हो गई। और पता है अब मैं उसको अपना रेवेन्यू बोलना शुरू कर दूंगा। अब मैं क्या बोलूंगा, रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि मैंने उस बच्चे को पढ़ा दिया है। मेरे बच्चे, जो पैसा मेरा यहाँ पे लायबिलिटी था, अब वो लायबिलिटी नहीं रहा, मेरा अपना बन चुका है क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। तो लायबिलिटी को हटा के और फिर मैं क्या करूंगा, फीस यानी कि जो मेरा रेवेन्यू है, रेवेन्यू मैं उसको 20,000 से बढ़ा दूंगा। दोबारा समझिए आप। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, सुनिए मेरी बात। ये सारा जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ना, वो थोड़ा सा नो डाउट कि मैं स्पीड अप करते हुए कर रहा हूं। वो सारी बातें मैं रिकॉल करा रहा हूं जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। आप में से कोई भी बच्चा अगर इस लेक्चर को लगता है कि यार मुझे नहीं समझ में आ रहा, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार नहीं समझ में आ रहा है, दिक्कत आ रही है मुझे समझने में, इतना स्पीड अप कोप अप नहीं कर पा रहा हूं, हो सकता है कि 100 में से 2-4 बच्चे ऐसे हों, तो आपको परेशान थोड़ा ही होना है। अगर समझ में आ रहा है मेरे बच्चे तो आपको इसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपके लिए यही रिकॉर्डिंग किया गया है। आपके लिए वो 11वीं 12वीं क्लास का स्लोली नहीं पढ़ना। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप डाउट सेशन टाइम पे मुझे या मेरे ऑफिस में कभी भी फ़ोन करके, जो नंबर आप जिससे बात हो रही है उनको आप बोलेंगे कि मुझे 11th क्लास वाला जो है ना जर्नल एंट्री, वो लेक्चर मुझे दे दीजिए। और मांगना नहीं है, सॉरी मैंने गलत स्टेटमेंट दिया, दोबारा बोलता हूँ। अगर आपको दिक्कत होती है तो मैंने जर्नल एंट्री की क्लास ना, मेरा एक चैनल है COC कॉमर्स स्कूल 11-12 क्लास वाले बच्चों का, तो मैंने उस चैनल पे ना जर्नल एंट्री की सारी क्लासेज जो है 11th क्लास वाली फ्री की हुई है। आप उन क्लासेज को यूट्यूब पे जाके आप उसको क्या करना है, आपको टाइप करना है जर्नल एंट्री लेक्चर 1 बाय CA संतोष कुमार या CA संतोष कुमार सर, तो आपको लेक्चर मिल जाएगा। टोटल आई थिंक 17 घंटे की रिकॉर्डिंग है, 17 लेक्चर्स हैं, तो उनको आप देख लेना। लेकिन मैं वो तभी एडवाइज कर रहा हूँ अगर आपको परेशानी हो रही है तो, क्योंकि ये मेरे बच्चे फाउंडेशन लेवल में आके वो 11th क्लास की बातें यहाँ समझाने का तुक नहीं बनता उस तरीके से। फिर भी जो बच्चा अगर परेशान हो रहा है तो आपको दिक्कत नहीं होना है। या तो आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए COC कॉमर्स स्कूल चैनल को, और उस पे जाके जर्नल एंट्री की क्लास, फिर इसके बाद लेजर की क्लास, ट्रायल बैलेंस की क्लास, सब्सिडी बुक की क्लास, वहाँ पे मैंने क्या किया आपके लिए 11-12 क्लास वाले बच्चों के लिए फ्री किया हुआ है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर नो डाउट कि आपको मेरे साथ कंटिन्यू यहाँ पे करना चाहिए, फ़ोन नहीं करना उसके लिए, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या किया जी, ये आपका एंट्री है। यहाँ पे पैसा जो आया था मैंने लायबिलिटी कहा, जब मैंने कोर्स खत्म करा दिया मेरा ऑब्लिगेशन लायबिलिटी खत्म हो गया और रेवेन्यू बन गया आपका। मैं इसको एंट्री में अब कन्वर्ट कराता हूँ। एंट्री में आइए,
ये देखो आप, अगर मैं इसको एंट्री में करूं तो क्या होगा जी, इसका एंट्री बनाइए, कैश बढ़ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिटेड लिखो ना यहीं पे, कैश अकाउंट डेबिटेड कितना 10,000। और फीस रेवेन्यू बढ़ गया, आपको पता है ना, शायद मैंने हटा दिया, देखो ना आपको लिखाया था मैंने, रेवेन्यू कैपिटल लायबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट। तो मैं क्या करूंगा जी, कैश अकाउंट डेबिटेड एंड टू यहाँ क्या बोलूंगा, फीस अकाउंट, फीस अकाउंट 10,000 का अमाउंट, ठीक है ना। ये जो वर्ड्स यूज कर रहा हूँ ना यहाँ पे, एडवांस, ये इसका भी बहुत इन डेप्थ एनालिसिस आपको, अगर पूरा, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है या वर्ड्स को समझने में दिक्कत आ रही है, तो यूट्यूब पे मेरे 7 लेक्चर से अकाउंटिंग टर्म्स को लेके, अकाउंटिंग टर्म्स बाय संतोष सर आप टाइप करेंगे, 7 लेक्चर्स निकल के आ जाएगा, वहाँ पे अकाउंटिंग टर्म्स पे आप मास्टरी कर सकते हैं। हम इस लेवल में आके अब वो पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता, बट आप उसको पूरा पढ़ जाएंगे, 7 घंटे डिवोट करेंगे, जबरदस्त मास्टरी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। हम ये मान के चल रहे हैं कि एटलीस्ट 11th क्लास 12th क्लास में थोड़ा बहुत आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। खैर, अब आइए यहाँ पे आपका, ये देखो आप, इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, एक तो एसेट्स बढ़ रहा है, क्या नाम है, एक्रूड फीस, तो एसेट्स का बढ़ना डेबिट होता है, एक्रूड फीस अकाउंट डेबिटेड कितना 10,000। और रेवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट होता है, तो टू फीस अकाउंट 10,000। आप कोई भी एंट्री इस तरीके से कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई भी एंट्री। अगर इसको कन्वर्ट करना है एंट्री में, तो हम क्या करेंगे जी, कैश बढ़ गया तो कैश अकाउंट डेबिटेड, एसेट्स बढ़ना डेबिट होता है 10,000। और एडवांस फीस यानी कि लायबिलिटी बढ़ गया, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है, तो टू एडवांस फीस अकाउंट कितना 10,000। खत्म होगी बात। यहां देख लो, इस दिन पे जब हमने पैसा आपसे रिसीव किया था तो हमारे अकाउंटेंट ने क्या लिखा जी, कैश बढ़ा, और हमने उसको लायबिलिटी दिखाया था एडवांस फीस, एडवांस फीस आपका 20,000 ये दिखाया था। और जब हमारा मेरे बच्चे वो आपका जो लायबिलिटी था खत्म हो गया और रेवेन्यू बन गया, तो लायबिलिटी कम होना क्या होगा, डेबिट। देखो 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 देखो, लायबिलिटी कम होना क्या लिखा था हमने, डेबिट होगा। तो एडवांस फीस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे 20,000 एंड टू फीस कितना 20,000, रेवेन्यू बढ़ना क्रेडिट हो जाएगा एंड सो ऑन। आओ ना एक बार मेरे साथ आप देखिए जरा, रेवेन्यू से जुड़े हुए जो मैंने पॉइंट्स आपके लिए तैयार किए हैं, यानी कि आपका 9th क्वेश्चन, एक बार वो देखते हैं। अच्छा, और भी बहुत सारी बातें होती हैं, देख लेते हैं। पहले यहाँ पे आप लिख लो, आप आ जाओ मेरे साथ 9th क्वेश्चन के पास। इसको हटा दूं मैं। सर्विसेज की बात किया, गुड्स का भी वही होता है, गुड्स हमने सेल कर दिया, कैश पे चाहे क्रेडिट पे, सेल कर दिया तो हम रेवेन्यू बढ़ा देंगे, सेल्स बढ़ा देंगे। पैसा आ गया तो कैश, नहीं आया तो हम क्या अभी रिसीव करना है, डेटर्स बढ़ा देते हैं, है ना बच्चे। ये लीजिए, आएंगे मेरे साथ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं मेरे साथ 9th का। 9th में आइए पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 क्या बता रहा है, फर्म सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 12,000 फॉर 15,000 ऑन कैश बेसिस। मेरे बच्चे, जो गुड्स हम लोगों ने परचेज किया था 12,000 में, हमने उसको सेल कर दिया 15,000 में, तो रेवेन्यू कितना हुआ आपका सेल कितने का हुआ 15,000 का। हम एंट्री सेलिंग प्राइस पे करते हैं। जो हम खर्चे करते हैं ना, जो हमारा एक्सपेंस होता है जब गुड्स परचेज करते हैं, तो वो एंट्री कॉस्ट प्राइस पे होता है, जितने पे हमने परचेज किया है। जब हम अपने रेवेन्यू को, इनकम को रिकॉर्ड करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, सेल प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, जितने पे हमने सेल किया है, यानी कि 15,000 पे, है ना। तभी साल के एंड में क्या होता है कि सारे रेवेन्यू को एक तरफ लिखते हैं, सारे एक्सपेंस को एक तरफ, और फिर हम प्रॉफिट निकालते हैं। वो एंड में करते हैं, ना कि हमेशा हर एक ट्रांजेक्शन पे। तो पता मैं क्या करूँगा यहाँ पे 9(1) में, एक तो मेरे बच्चे कैश पे बेचा आपने, तो आपका कैश बढ़ गया, कैश जो कि हमारा एसेट है ना, कितने का 15,000 आया है। और हमने जब गुड्स सेल कर दिया, तो जब गुड्स सेल किया तो हम क्या करेंगे, अपने रेवेन्यू को बढ़ाएंगे। हमने सेल कर दिया ना, तो हम क्या करते हैं, और जब भी गुड्स को सेल करोगे तो हम क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। ये हमारा क्या है जी, रेवेन्यू है, रेवेन्यू कितना 15,000। हमने कहा था पिछली क्लास में, याद कीजिए, गुड्स परचेज जब करोगे तो हम क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट। जब गुड्स सेल करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, सेल्स अकाउंट। सर ऐसा क्यों, इसका भी एक लॉजिक है जो कि आगे फाइनल अकाउंट एक चैप्टर आएगा वहां समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि मेरे बच्चे, जब हम प्रॉफिट निकालते हैं ना, ये हम लोग बनाते हैं लास्ट में, साल के एंड में प्रॉफिट लॉस अकाउंट, साल के एंड में।
तो जितने भी हमने परचेजेज किए ना, मतलब जितने भी एक्सपेंस किए उसको हम इस साइड लिखते हैं, पूरे साल का परचेज इकट्ठा करके, और ये कौन से प्राइस पे, कॉस्ट पे। तो मान लो वो 8 लाख रुपीज का है। फिर इन्हीं गुड्स को जब हमने सेल कर दिया तो हम उसको यहां लिखते हैं बाय सेल्स अकाउंट, रेवेन्यू के रूप में। मान लो हमने बेच दिया 15 लाख रुपीज में, जितने में सेल किया, मैंने बोला ना जितने में सेल किया उतने पर रिकॉर्ड होता है। तभी क्या होता है कि पूरे साल के एक्सपेंसेज, पूरे साल के रेवेन्यू हम रिकॉर्ड करते हैं, और रेवेन्यू में एक्सपेंस को माइनस करके हम फिर क्या करते हैं, प्रॉफिट को निकाल देते हैं। 15 में 8 गया, कितना निकल के आ गया, 7 लाख रुपीज का अमाउंट। ये काम होता है, ये साल के एंड में होता है। इसलिए मुझसे आप डाउट सेशन टाइम पे मत बोलना कि सर रेवेन्यू का रिकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस पे क्यों करते हैं, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर मेरे बच्चे आपका प्रॉफिट फिर कैसे निकलेगा। इसलिए गुड्स, क्या बोला, गुड्स, हमने कहा कि गुड्स को जब हम परचेज करेंगे, जब हम परचेज करते हैं तो क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट, एक्सपेंस के रूप में। इसी गुड्स को जब सेल्स करते हैं तो हम एज रेवेन्यू क्या रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स अकाउंट। कौन से प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे, है ना। तो वही हमने यहाँ पे किया। आइए ना इसको एंट्री कन्वर्ट करते हैं। एंट्री, हमारा कैश बढ़ गया तो क्या बोलेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड, DR कितना, 15,000 है। और हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है इसको टू सेल्स अकाउंट, है ना, कितना आपका, 15,000। हो गई बात यहाँ पे, समझो मेरी बात ना, इट्स वेरी सिंपल नाउ। अगला आइए पॉइंट नंबर 2, इसी में, फर्म सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर 15,000। अगेन ध्यान देना, नाम दिया हुआ है, बट समझना नाम का इंपॉर्टेंस तभी होगा इफ वी हैव सोल्ड और परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। किसी से भी, नॉट ओनली गुड्स, एनीथिंग। अगर हमने किसी का पेमेंट नहीं किया, देन दैट नेम विल बी रिकॉर्डेड। वंस यू हैव टेकन द सर्विसेज और यू हैव गिवन द सर्विसेज एंड द पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड और पेड आउट, देन देयर इज नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ राइटिंग द नेम ऑफ दैट पर्सन इन द अकाउंट्स। कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं बनता, हार्डली क्या, इट्स नेक्स्ट टू, मतलब कि क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल। क्यों हम उसके नाम को लिखेंगे अकाउंटेंसी में, हमें अकाउंट्स अलाउ ही नहीं करता, है ना, क्योंकि हमने उसका कोई रिलेशन ही नहीं रहा। जब हमने फर्म ने गुड्स सेल कर दिया, एक तो कैश बढ़ गया, और कैश पे सेल करते ही जैसे ही कैश यानी कि आपका एसेट्स बढ़ गया, हमें उस नाम से कोई मतलब नहीं है, बस हम ये करेंगे और साथ ही साथ अपना सेल्स यानी कि रेवेन्यू को बढ़ा देंगे, रेवेन्यू को बढ़ा देंगे 15 से। वो राम मोहन से कोई मतलब नहीं, वो कम मतलब होता है जब सेल क्रेडिट पे करते हैं, है ना। तो एंट्री क्या होगा जी, कैश अकाउंट डेबिटेड, एंड 2 हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, सेल्स अकाउंट, कितना, 15,000 एंड 15,000। क्लियर यहाँ पे, यस सर। थर्ड में आइए, थर्ड में चेक करेंगे आप यहाँ पे मेरे साथ, है ना। कहता है कि फर्म सोल्ड गुड्स टू रानी फॉर ₹25,000। रानी को हमने सेल किया 25,000 में। 70% पेमेंट कहता है कि हमने चेक में रिसीव किया और बैलेंस कैश में। तो जब हमने पेमेंट रिसीव कर लिया बच्चे ना, तो अब रानी राजा से कोई मतलब नहीं बनता, पेमेंट रिसीव हो गया ना। आप क्या करोगे जी, एक तो आपके पास कैश आया, एसेट, कितना, 70% पेमेंट। बताइए कि 25,000 का 70% कितना होता है, 25,000 का 70%, 17,500। इतना पेमेंट आ गया कैश में। बाकी पेमेंट कहता है कि चेक में आ गया, यानी कि बैंक में, ये भी हमारा एसेट्स होता है, कितना, 30%, 7,500। और इन सब के बदले में हम क्या करेंगे, अपना सेल्स यानी कि रेवेन्यू को बढ़ा देंगे। गुड्स बेच दिया ना, तो गुड्स जब भी हमारे पास से जाएगा हम उसको सेल्स नाम से दिखाएंगे, बिक गया तो कितना, 25,000 का। एंट्री कीजिए, कैश बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट, एसेट्स बढ़ना डेबिट होता है। बैंक बढ़ गया, बैंक को डेबिट कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड, एंड 2 हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। कैश आपका 17,500, ये आपका 7,500, और ये आपका यहाँ पे 25,000। कोई डाउट नहीं सर। थर्ड हमारा हो गया। फोर्थ में आप आइए। फोर्थ में कहता है कि गुड्स सोल्ड फॉर 5,000 were returned by customer। ओहो मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ ना इसके पहले एक एंट्री और, फोर्थ के पहले ना एक एंट्री और लिख दो, या तो 3 और 4 के बीच में ही एक एंट्री बनाओ, 3A, एक एंट्री बनाओ ना, वही लिख दो, बुक में पहले लिख दो आप 3A लिखिए।
थर्ड एंड फोर्थ के बीच में एक छोटा सा लाइन कहता है कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹40,000। एक लाइन लिख दो वहां पे, एंट्री नंबर 3A। थोड़ा सीक्वेंस में आ जाएगा, रिवीजन करते समय आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक 3A बनाएंगे आप थर्ड एंट्री फोर्थ एंट्री के बीच में, जिसको बोलता है कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 40,000। अब ध्यान देना, हमने क्रेडिट पे बेचा है, हमने गुड्स सेल किया ना, एक तो आपको क्या करना होगा जी, अपने सेल्स को बढ़ाना होगा, यानी कि रेवेन्यू कितने का, 40,000 का। मेरे बच्चे कैश पे बेचता तो मेरा क्या बढ़ जाता, कैश बढ़ जाता। अगर मैं कैश पे बेचता तो, अगर मैंने सेल किया है क्रेडिट पे ना, क्रेडिट पे, तो पता है जिनको हम गुड्स सेल करते हैं क्रेडिट पे, उनको हम कहते हैं डेटर्स। क्या बोलते हैं, डेटर्स। आपका जिनको गुड्स सेल करते हैं क्रेडिट पे, हम उनको क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। तो ये डेटर्स जो है ना बच्चे, ये डेटर्स हमारे क्या होते हैं, एसेट। क्यों, ये वो लोग हैं जिनसे पैसा लेना होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे पैसा लेना होता है। नाम बताएगा तो नाम लिख देना, नहीं तो फिर डेटर्स बोल देते हैं। वो जिनसे गुड्स परचेज किया था क्रेडिट पे, उनको क्या बोलते हैं, जिनसे गुड्स परचेज किया था क्रेडिट पे, उनको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। पिछली क्लास में बताया था। जिनको गुड्स सेल करते हैं, जिनसे हमें पैसा लेना है, उसको क्या बोलेंगे, डेटर्स। आपका कितने का, 40,000 का, 40,000 का। तो एंट्री करो ना, ये क्या निकल के आ जाएगा। एक तो डेटर्स यानी कि एसेट्स बढ़ गया, तो एसेट्स का बढ़ना डेबिट, तो आप डेटर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे कितने से, 40,000। और जो आपने सेल किया था, सेल्स हमारा रेवेन्यू है, सेल्स का बढ़ना हम क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट 40,000, है ना। तो डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ये भी एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। थर्ड ए एक एंट्री हमने बीच में बना दिया। नाउ कम टू फोर्थ। आपका फोर्थ पता है, जो गुड्स हमने सेल किया था ना क्रेडिट पे, जो गुड्स हमने सेल किया था क्रेडिट में, अब पढ़ना फोर्थ। कहता है कि गुड्स सोल्ड फॉर 5,000। ये जो 40,000 का सेल किया था, मान लो इसमें से जो गुड्स 5,000 का सेल किया था, कस्टमर ने हमें वापस कर दिया। मेरे बच्चे, जो हमने सेल किया था ना कस्टमर को, वो गुड्स उनको ठीक नहीं लगा, खराब लगा, डिफेक्टिव था, जो भी रीजन होगा, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। जो गुड्स हमने सेल किया था ऑन क्रेडिट कस्टमर को, उसमें से 5,000 वापस हो गया। सर ये कहाँ लिखा है कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उसमें से वापस हुआ। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, पूरे अकाउंटेंसी में अगर आपको ना बताए कि ये कौन से गुड्स, ये जो सेल है वो किस चीज़ पे हुआ था, तो हमेशा हम यही मानते हैं कि चाहे वो परचेज रिटर्न हो, चाहे वो सेल्स रिटर्न हो, वो आउट ऑफ क्रेडिट सेल या परचेज ही होगा, क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेज से, उसी में से होगा। क्योंकि जब भी जनरली जब कैश पे गुड्स बिकता है ना बच्चे, तो वो रिटर्न नहीं होता, वो एक्सचेंज होता है टू द मैक्सिमम, वो वापस नहीं करते। तो वो बोलेगा अगर ऐसा होगा तो, अदरवाइज पूरे अकाउंटेंसी में हम यही मानते हैं कि गुड्स जो हमने सेल किया है ना, गुड्स जो हमने सेल किया है, वो सेल हमने क्या किया है जी, क्रेडिट पे किया है, और उसमें से वापस हुआ है। तो ये सुनो ना क्या होगा फोर्थ में, अगर हमने गुड्स जो सेल किया था उसमें से वापस हो गया, ये देखो जब सेल किया था ना क्रेडिट पे, तो डेटर्स आपके बढ़ गए थे, हमें 40,000 लेना था, अगर उसमें से कुछ हमें वापस हो गया तो अब वो पैसा नहीं मिलेगा, हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे। तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा जी, एक तो आपके डेटर्स कम हो जाएंगे, जो हमारे एसेट है, समझ रहे हो ना, हमें जिनसे पैसा लेना था 40,000, उसमें से कुछ गुड्स वापस हो गया, तो अब क्या होगा, अब वो पैसा नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो डेटर्स कम हो जाएंगे, कितने से, 5,000 से। और जो हमने सेल किया था बच्चे, वो वापस हो गया, जो सेल किया था ना, जिसको हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था, अब वो रेवेन्यू थोड़ा ही रहा, वो तो वापस हो गया, रेवेन्यू कम करना पड़ेगा। तो रेवेन्यू जब कम करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे आपका सेल्स रिटर्न, सेल्स को कम करना होगा, हमें सेल्स यानी कि जो हमारा रेवेन्यू है ना बच्चे, उसको हमें कम करना होगा 5,000 से। दोबारा सुनिए, जब हमने सेल किया था क्रेडिट पे, तो हमने डेटर्स को बढ़ा दिया था, सेल्स को बढ़ा दिया था, मतलब कि एसेट्स बढ़ गया और हमारा रेवेन्यू बढ़ गया। जब गुड्स वापस हो गया, रिटर्न हो गया, तो हम क्या करेंगे, एक तो हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे, और जो रेवेन्यू था वो भी तो कम हो जाएगा। 40,000 का सेल किया था, 5 वापस हो गया, तो 35 ही तो रहा, हमें रेवेन्यू को भी कम करना पड़ेगा, सेल्स को भी कम करना पड़ेगा।
एंट्री सुनिए, एंट्री। रेवेन्यू यानी कि सेल्स जब कम होगा तो क्या करेंगे? देखो देखो, रेवेन्यू का बढ़ना हमने कहा था क्रेडिट, और रेवेन्यू का कम होना हमने कहा था डेबिट। देख लो, नहीं विश्वास है तो जब सेल्स कम होगा ना तो हमें क्या करना होगा? इसको डेबिट करना होगा। तो हम लिखते हैं सेल्स, लेकिन मेरे बच्चे इसके साथ लगाते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स ना बोल के हम इसको क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। सर ऐसा क्यों? अभी बता दूंगा 2 मिनट के अंदर में, पहले सुन लीजिए आप। पहले जितने भी जो हमने जब हम सेल करते हैं ना गुड्स का, तो हम क्या बोलते हैं? सेल्स। लेकिन जब वो गुड्स हमारे पास वापस आ जाता है, रिटर्न हो जाता है, तो एंट्री में कहते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, याद रहेगा। कितने से? 5000। और डेटर्स कम हो गया, एसेट्स कम होना क्रेडिट आपका, तो 2 डेटर्स अकाउंट। कितना? 5000। ये एंट्री हो गया। सर इसका क्या रीज़न है? थोड़ा सा समय दोगे क्या? मैं जब आऊँगा ना आपको सब्सिडी बुक पढ़ाऊँगा तो वहाँ समझ में आ जाएगा। अभी तो आप इतना समझ लो कि आपके संतोष सर जो बोल रहे हैं वो हमें मान लेना है। अभी सारी बातें बताऊँगा, हौच पौच हो जाएगा। आप इतना समझ लेना कि भैया हम कसम खाते हैं कि जब भी गुड्स सेल होगा तो सेल्स लिखेंगे, और जब वो सेल्स को हमें कम करना होगा तो हम क्या करेंगे जी? सेल्स रिटर्न लिखेंगे, जब रिटर्न हो जाएगा कस्टमर से। तो बस इतनी बात अभी रख लीजिए, बाकी रीजन मैं बताऊँगा। थोड़ा सा तो विश्वास करो मेरे ऊपर, ठीक है। ओ बोलो, 5th आ गया जो परचेज की बात कर रहा था। 5th पॉइंट, 5वां पॉइंट कहता है कि परचेज्ड गुड्स फॉर 12,000 फ्रॉम राम। जो गुड्स हमने राम से परचेज किया था 12,000 में। ध्यान शांत, ध्यान शांत, मतलब शांत, शांति शांति। जरा बताओ, जब हमने गुड्स परचेज किया था, एक काम करें क्या? मैं यहाँ पे 4 के बाद 4-1 लगाऊंगा। 4A, जैसे 3A किया था ना, 3A, उसी तरीके से 4 और 5 के बीच में एक एंट्री लिखो 4A, ताकि आप लिंक कर पाएंगे एक्चुअली, और कोई मोटिव नहीं है। 4A एक एंट्री लिखो अपने बुक के अंदर में। कहता है कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट ₹80,000। पहले इसकी एंट्री। और पता है, चलो ठीक है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट आपका 80,000। तो इसका कहता है कि बताओ आप यहाँ पे क्या होगा? तो बताइए हमने क्या बताया था। एक तो हमने परचेज किया बच्चे, तो एक्सपेंसेज बढ़ेगा, यानी कि परचेज अकाउंट। जब भी गुड्स परचेज करते हो तो हम क्या करते हैं? परचेजेज, यानी कि आप अपने अपने एक्सपेंस को बढ़ाते हैं। तो परचेज अकाउंट आपका, परचेज आपका कितने से बढ़ गया? 80,000 से। और हमने क्रेडिट पे लिया है ना बच्चे, तो हम क्या करेंगे? नाम दिया तो नाम लिख देंगे, नाम ना होता तो लिख देता मैं क्रेडिटर। तो राम का जो कि हमारी लायबिलिटी है, हमें उसको पेमेंट करना है, हमारे ऊपर में ऑब्लिगेशन है, वो 80 से बढ़ा देंगे। जब हमने गुड्स परचेज किया 80,000 का, तो क्या हुआ? एक तो हमारा एक्सपेंस बढ़ गया क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया, और हमें पेमेंट करना है ना, हमने क्रेडिट पे लिया, तो हम क्या करेंगे? तो राम को हम यहाँ पे बढ़ा देंगे 80,000 से। एंट्री क्या होगा? इसका एंट्री बनाइए। इसका एंट्री क्या होगा? एंट्री होगा परचेजेज अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है। परचेजेज अकाउंट डेबिटेड 80,000 एंड राम यानी कि लायबिलिटी को बढ़ा दो टू राम अकाउंट 80,000। ये तो होगा। नाम ना बताता तो मैं क्या लिखता? क्रेडिटर। नाम बताएगा तो नाम से एंट्री कर देना। ठीक है। अब मेरे बच्चे, अब मैं आपको इसी के पैरेलल कुछ बताना चाहता हूँ। ये क्या था हमारा? 4A जो हमने बीच में ऐड किया। अब आ जाइए 5 एंट्री, 5वीं एंट्री। कहता है कि परचेज गुड्स फॉर 12,000 फ्रॉम राम। हमने राम से मान लो 80,000 का परचेज किया था, इसमें से मेरे बच्चे कोई 12,000 का गुड्स था, वो हमने क्या किया? राम को रिटर्न कर दिया। क्यों रिटर्न कर दिया? कहता है कि भैया क्वालिटी खराब थी। तो ठीक है, हमेशा परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न हम क्या मानते हैं? आउट ऑफ क्रेडिट, बोले चाहे ना बोले, याद रखना इस बात को, जब तक कुछ साफ साफ ना बोले। तो अब क्या हुआ कि, और एक बात बताऊं, अभी जब सीख रहे हो ना, तो आप मुझे ये नहीं डाउट सेशन भेजोगे कि टाइम पे कि सर इसका एंट्री क्या होगा। सब एंट्री बताऊंगा, अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, पूरी बुक अभी बची हुई है आपकी करने की। अभी जितना बता रहा हूँ उतने पर दिमाग रखिए। तो 4A हो गया ना। अब आ जाओ जरा यहाँ पे 5 क्या बता रहा। 5 कहता है जो गुड्स परचेज किया था उसमें से राम को हमने क्या किया? 12,000 का वापस कर दिया। तो मेरे बच्चे, राम की जो लायबिलिटी आपने बढ़ाई थी ना,
अब वो लायबिलिटी राम की हमारी कम करनी होगी, क्योंकि अब हम उसको पेमेंट ये नहीं करेंगे। क्यों पेमेंट नहीं करेंगे? क्योंकि गुड्स उसको वापस कर दिया। कितने का? 12,000 का। और जो आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था ना, वो एक्सपेंस भी तो कम हो जाएगा, क्योंकि 80,000 का जो आपका मेरे बच्चे जो परचेज था, जो हमने गुड्स परचेज किया था, उसमें से 12,000 वापस कर दिया, तो परचेज तो आपका कम हो गया। और परचेज यानी कि एक्सपेंस को कम करने के लिए हम क्या बोलेंगे? अपने परचेजेज यानी कि एक्सपेंस को भी हम यहाँ पे क्या करेंगे जी? 12,000 से कम कर देंगे। एक तो लायबिलिटी कम करना होगा। दोबारा सुनिए, गुड्स जो परचेज किया था वो हमने वापस कर दिया, तो जिसको वापस कर दिया अब उसको हमें पेमेंट नहीं करना होगा उतना अमाउंट, लायबिलिटी कम कर दो। और आपका जो एक्सपेंस था, जिसको हमने दिखाया था कि हमने इतना परचेज किया, वो भी कम हो गया, एक्सपेंस भी कम कर दो। एंट्री बताओ। लायबिलिटी कम होना मेरे बच्चे डेबिट हो जाएगा। राम अकाउंट डेबिटेड 12,000। ये देखो, राम को यहाँ पे हमने क्रेडिट किया था, उसमें बढ़ाया था लायबिलिटी, अब हमने कम कर दिया। और एक्सपेंस कम होगा। एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट हुआ था ना, कम होना क्रेडिट। टू परचेज। लेकिन मेरे बच्चे जब भी परचेज का रिटर्न होगा तो परचेज ना लिख के टू परचेज रिटर्न लिखना। सर अगर हमने सिर्फ परचेज लिखा तो खत्म हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा, क्योंकि अकाउंटेंसी का रूल टूट जाएगा। ऐसा क्यों? सब्सिडरी बुक में पढ़ाऊंगा। सब चीज़ें एक बार में बता दो तो आप परेशान हो जाएंगे, हौच पौच हो जाएगा माइंड में। तो कुछ बातें आगे के लिए रहने दो ना। आप भी तो करते हो अपनी लाइफ में कि आज चलो मेहनत करते हैं जी, मस्ती कुछ समय के बाद कर लेंगे, करते हो ना, वही काम बता रहा हूँ। आज के लिए इतना देखो ना, आप कसम खाओ ना कि अरे परचेज का जब रिटर्न होगा तो हमारे एक्सपेंस कम होगा, और उसके समय से परचेज नहीं, परचेज रिटर्न लिखूंगा। सेल्स का जब रिटर्न होगा तो रेवेन्यू कम होगा, तो सेल्स का कम को दिखाने के लिए हम क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न, जब भी रिटर्न की सी बात होगी। और दूसरी बात आपने सुना, आपके संतोष सर ने बोला कि बताए तो ठीक, अदरवाइज हमेशा ये परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न हम क्या मानते हैं? आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज। आपका कोई डाउट इसमें? नहीं सर, तो ये भी मैंने बता दिया। और आगे चलो, थोड़े बहुत याद आ रही हो बचपन की बातें, जब छोटे छोटे बच्चे होते थे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे सर आपके होते थे, उन्होंने कितने मस्त तरीके से सब बातें आपको सिखाई थी। आप बदमाश थे, आप कुछ गलत तरीके से समझ गए थे या रट गए थे आप। एनीवे, अगला आइए, फोर्थ पॉइंट। हाँ, फोर्थ नहीं बदमाश, सिक्स पे आप आएंगे। 6 पॉइंट 6 में कहता कि कमीशन रिसीव्ड। मेरे बच्चे, कमीशन रिसीव का मतलब कि एक तो कैश हमारे पास आया है 28,000 एसेट्स है, और कमीशन हमारा क्या हुआ है? रेवेन्यू है ना। कमीशन आपका रेवेन्यू 28,000। जब भी कहता है रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, तो मान लेना कि सर्विसेज रेंडर हो चुके हैं, नहीं तो फिर वो एडवांस बोलता, पक्का बताएगा। तो हमने क्या करना है कि इसकी एंट्री बनाइए। कैश आ गया है, कैश को डेबिट, एसेट्स बढ़ना डेबिट होता है 28,000। और आपका कमीशन यानी कि रेवेन्यू, तो हम क्या बोलेंगे? टू कमीशन 28,000 है ना, कैश टू कमीशन आपका। ठीक है, ठीक है। अगला 7th कहता है कि फीस ड्यू बट नॉट रिसीव फ्रॉम सोहन। मेरे बच्चे, ये टाइम रहा, मैंने बच्चे को पढ़ा दिया है, कोर्स खत्म हो चुका है। ड्यू कहने का मतलब ये है कि मैंने उस बच्चे को पढ़ा दिया है बट अभी पैसा रिसीव नहीं किया है। तो एक तो पढ़ा दिया ना, तो फीस यानी कि मैं अपना रेवेन्यू को बढ़ा दूंगा। बताया था ना मैंने आपको 12,000। और उस बच्चे से मुझे पैसा रिसीव करना है, तो रिसीव करना है ना, राइट मेरे पास आया, तो मैं क्या करूंगा? नाम नहीं लिखता, मैं क्या बोल देता हूं जी? एक्रूड फीस। और ये मेरा क्या है? एसेट है 12,000। मेरे पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, फर्म के लिए सोचना, बोलना कि सर अगर एक ही बच्चा हुआ तो ऐसा नहीं मान सकते। अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस को, आपको कल को डिग्री कंप्लीट करने के बाद बड़े बड़े कंपनी को संभालना है, तो हम उन्हीं के हिसाब से जम्पशन लेंगे। उस कंपनी में हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चों के नाम को लिखोगे? तो हम क्या करते हैं जी कि एक तो हमने पढ़ा दिया तो हमारा फीस बढ़ गया, और एक हमने अभी रिसीव करना है तो उस बच्चे का नाम ना लिख के हम एक्रूड फीस कर देते हैं। एक्रूड फीस हमारा एसेट्स है। एक्रूड फीस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे 12,000। और आपका रेवेन्यू क्या है जी? फीस, तो टू फीस अकाउंट कितना? 12,000। एक्रूड फीस टू फीस अकाउंट। कोई डाउट इसमें? नहीं सर।
ठीक है, अगला पढ़ेंगे आप। ऐसी सारी चीजें हैं। 3 lakhs रिसीव्ड इन कैश, 2 lakhs बाई चेक एंड 1 lakh कहता है 120 स्टिल रिसीवेबल है एट द एंड ऑफ ईयर 8th। मेरे बच्चे कहता है 8 में कैश जो हमारे पास आया है वो 3 lakhs, 2 lakhs चेक से, यानी चेक यानी कि बैंक, चेक यानी कि हम हमेशा बैंक लिखते हैं, चेक नहीं लिखते हैं, पैसा बैंक में जाएगा। और 120 कहता है स्टिल रिसीवेबल है, अभी और हमें रिसीव करना है। क्या जी? फीस। जब हमें और रिसीव करना होता है, रिसीव करना राइट मेरे पास आ रहा है, मैं कहता हूं एक्रूड फीस 120। और आप जानते हैं आ गया चाहे आना बाकी है, ये सारा हमारा रेवेन्यू है। कितना? 620। तो फीस यानी कि जो हमारा रेवेन्यू है हम उसको कितने से बढ़ाएंगे? 620 से। सर्विसेज रेंडर करना इंपॉर्टेंट है, पैसा आए चाहे ना आए। तो एंट्री क्या हो जाएगा? ये भी बढ़ रहा है कैश, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है। एसेट्स का बढ़ना डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कितना आपका? 3 lakhs। बैंक आपका बढ़ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 lakhs। एक्रूड फीस अकाउंट डेबिटेड 120 एंड 2 फीस यानी कि रेवेन्यू। तो हमारा 620 रेवेन्यू हुआ, इसमें फीस हुआ, इसमें से इतना कैश में, इतना बैंक में, इतना पैसा आना बाकी है। सर तीनों की अलग अलग एंट्री नहीं कर सकते, क्यों करोगे बदमाश एंट्री? एक साथ दिया तो एक साथ एंट्री करो। 9th पॉइंट, 9th, फीस हमने एडवांस में रिसीव किया है। अरे जो अभी हमने बच्चे को पढ़ाया नहीं बट फीस आ गया, तो एक तो कैश आ गया, कैश हमने कितना आ गया? 14,000। क्या मैं इनकम बोल दूं? नहीं सर, लायबिलिटी है आज, एडवांस फीस 14,000 लायबिलिटी है। एंट्री बताइए, कैश को डेबिट करेंगे। आप अगली क्लास में ना, क्योंकि और टफ एंट्री कराने वाला हूं, अगली क्लास में बैठने के पहले आप सभी बच्चों से एक प्यार भरा गुजारिश है कि मेरे बच्चों आप ना इस एंट्री को, ये सारी क्लासेज, पिछली क्लास, ये क्लास, जनरल एंट्री को लेकर आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लेंगे, प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना। एंड लास्ट में 10th आपका नंबर कहता है कि फीस रिसीव 50,000 बाई चेक, जिसमें कहता है कि भैया 15,000 एडवांस है। मतलब हमने टोटल जो यहाँ पैसा रिसीव किया है ना वो 50,000 चेक यानी कि बैंक में, इसमें से 15,000 एडवांस फीस है। तो मेरे बच्चे एडवांस फीस यानी कि जिन बच्चों को पढ़ाना है, यानी कि मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है 15,000 से। तो बाकी क्या है? मेरा करंट ईयर का है फीस यानी कि रेवेन्यू 35,000। करो ना इसको एंट्री। आपका बैंक बढ़ गया, बैंक डेबिट कीजिए, एसेट्स बढ़ना डेबिट। एडवांस फीस लायबिलिटी बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ना क्रेडिट। बस इतना ही तो याद है यार कि वैल्यू कोई भी हो, एसेट्स एक्सपेंस बढ़ना डेबिट, घटना क्रेडिट होता है। और फिर जो दूसरा है वो आपका रिवर्स कर दो, हो गया, खत्म हो गया। 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन और जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली फर्स्ट और बहुत सारे, वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। इसके एंट्री, इसका थ्योरी भी हम बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे। इंस्टीट्यूट का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए वो हमारे से ना निकल पाए मेरे बच्चे, इन सारी बातों को मैं इंश्योर करूंगा आपके लिए, सारी बात इंश्योर करूंगा, सारी बात इंश्योर करूंगा कसम से। फिलहाल इसको हम यही रखते हैं। सर कुछ और अभी कुछ नहीं करूंगा, मैं थक गया हूं। तो आज की क्लास यहीं मेरे बच्चे, अगली क्लास में मिलेंगे इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए। और मेरे हिसाब से जनरल एंट्री पे अभी 1 या 2 लेक्चर सभी होंगे, होने दो ना। फिर लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर आपका सब्सिडरी बुक, कैश बुक, और फिर आपका कैश, ये ख़त्म होने के बाद फिर आपका मस्ट चैप्टर जो फिर शुरू होगा वो मेन है, एंड दैट इज व्हाट आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑनवर्ड्स। वहाँ से आपका मेन चैप्टर की शुरुआत होती है, जो भी आपका आगे का, और फिर आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। अब सारे प्यारे बच्चों को ऑल द बेस्ट, डिग्री कंप्लीट करें, सपनों को पूरा करें, मम्मी पापा को हमेशा खुश रखें, हमेशा भाई बहन आपसे खुश रहे,
ना रहे फर्क नहीं पड़ता, जितना झगड़ा करना करो ना। मैं भी झगड़ा करता था मम्मी पापा अपने भाई बहनों से, आप भी करो ना जितना करना है, दोस्तों से करो ना, रिलेटिव से करो ना। माँ बाप को खुश रखो हमेशा, उनसे बड़ा भगवान, साक्षात भगवान दुनिया में कभी भी आपको नहीं मिलेंगे। और ये जब तक आपके पास है ना, उनको इस तरीके से संजो के रखो कि उनसे प्रीशियस हीरा कोई नहीं हो सकता मेरे बच्चे। ठीक है, तो मेरी क्लास अब एंड होने वाली है, मैं जाऊंगा, लेकिन मेरे शब्द ध्यान रखना। अभी आप क्लास के बाद उठेंगे, अब सारे बच्चे उठेंगे, अपने मम्मी पापा जो अभी दिखेंगे उनका जाके पैर छुएंगे और बोलेंगे कि मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। बोलो मुंह पे ना, मन में बोलो कि आपके जैसे मम्मी पापा मुझे मिले। हमारे संतोष सर ने बोला था ये करने के लिए। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू जी।